अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार आप सभी बच्चों को। हाँ जी। धीरज का ये पहला लाइव क्लास है। क्या करना है, कैसे करना है, ये बता दीजिए। ठीक है। ओके, धीरज कह रहे हैं आई एम वेरी मच एक्साइटेड, जल्दी से क्लास शुरू करिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। धीरज करते हैं बेटा, है ना। अब आपके एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्लास जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन आपको जरूरी जरूरी बातें हैं, अब वो भी आप सभी लोग जान लीजिए, है ना। जो भी विद्यार्थी नए आए हैं उन सभी साथियों का स्वागत है। हाँ जी सर, आपने जो लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में पढ़ाया था एनटीपीसी के लिए, जीए उससे बाहर नहीं था। एनटीपीसी का पेपर और स्टैटिक वाला पोर्शन एज इट इज आया, जो प्लस में पढ़ाया वही, और करंट अफेयर तो आया ही नहीं। सो नो कमेंट्स ऑन करंट अफेयर्स। पवन चौरसिया। हाँ, वो डिपेंड करता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग दिन का पेपर अलग अलग चीजें पूछेगा। लेकिन जो पढ़ाया है वहां से आ गया, दैट्स ऑल, दैट्स इनफ, है ना भाई। चलिए साथियों, गुड इवनिंग। आइए। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम लोग, आप लोग जो भी नए साथी जुड़े हैं उन्हें मैं थोड़ी सी बेसिक बातें अपने बारे में बता दूं कि आप लोगों ने मुझे डेफिनेटली फॉलो किया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। जहां अंकित अवस्थी आपने मुझे सर्च किया, वहां से आप मुझे फॉलो कर लें। और फॉलो करके आपको आने वाली मेरी जो भविष्य की जितनी भी क्लासेस हैं उनके बारे में पता चल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, वहीं पर मेरे नाम के नीचे मेरी प्रीवियस क्लासेस की जानकारी दी हुई है कि मैंने कौन कौन सी क्लास अभी तक पढ़ाई है। ठीक है। तो उन क्लासेस में जाकर के आप मेरी प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि ये पूरा की पूरा प्रीवियस क्लासेस को अगर आप देखेंगे तो उनकी पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर क्लास वापस से भी आने वाली है, यानी कि सब क्लासेस को मैं दोबारा से भी लाऊंगा। जैसे कि इसके तुरंत बाद में हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे तो वो वापस भी आएगा। ठीक है। तो आप लोगों को वो दोबारा से देखना है, दोबारा देखें, प्रीवियस वाला देखना है, प्रीवियस वाला देखना है, आपके ऊपर है। ठीक है। तीसरी बड़ी बात, आप लोग आने वाले टाइम में कौन कौन सी क्लास देखेंगे ये आप लोग आपस में डिस्कस कर लें। किससे डिस्कस कर लें? हमारी क्लास में जब क्लास शुरू नहीं होती है उस समय बच्चे आकर के एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं। और वो बातचीत के दौरान उन्हें पता चल जाता है कौन सी क्लास उन्हें पढ़नी है, कौन से टीचर की क्लास उन्हें पढ़नी है। तो आई विल मेक नो कमेंट ऑन एनीवन, है ना। हर टीचर यहाँ पर जो भी है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है और सभी लोग अपनी तरफ से अच्छे प्रयास और अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं। ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डिस्कस कर लें, जिससे जो पढ़ना है आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है बेटा। तो ये हो गया पूरा की पूरा। अपनी बात की जाए, अपनी क्लास की, तो हमारी क्लास में जो भी आपको कंटेंट दिया जा रहा है, यह कंटेंट आपको डाउनलोड होने के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। क्लास के बगल में 3 डॉट्स दी हुई हैं और 3 डॉट्स के बाद में वहां से डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। और वो डाउनलोड नाउ के ऑप्शन को जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आपको पूरा की पूरा कंटेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसका आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को आप कई बार देख सकते हैं। हमारी क्लास में हम 40 मिनट पढ़ाते हैं, अधिकतम 40 मिनट पढ़ाते हैं। उसके बाद में और उससे पहले जो भी डाउट्स होते हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। लेट्स से अगर मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो डे 1 है, पहला दिन है, तो पहले दिन के अंदर वैसे भी हम बहुत कम ही बात पढ़ाते हैं और मतलब हर चैप्टर के लिए जो जरूरी बातें हैं उनको हम ज्यादा डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा। तो शुरुआती 5 मिनट आपसे बतियाने के, आखिरी 5 मिनट आपसे बतियाने के, और बीच में 40 मिनट आपसे पढ़ाने के होते हैं। पहला दिन है फिजिक्स का, हम यही से शुरू कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी मेरे पास 1 मिनट और बची है, मैं और कुछ भी सुन लेता हूँ। चिराग कह रहे हैं प्लीज गाइड मी, मैं जीएस स्टार्ट करनी है तो शुरुआत कैसे करूं? हाँ, तो बेटा ये आपका कॉल है चिराग। मतलब मैंने आपको सब चीजें बता दी कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चों ने जीएस के लिए मेरे पुराने बैचेस भी देखे। आपके पास टाइम है तो मेरे नए बैचेस देख लेना, समय नहीं है पुराने बैचेस देख लो। ठीक है। एसएससी जेई की प्रिपरेशन ले रहा हूँ, फिजिक्स कितना जरूरी है बताओ सर। कुणाल, मेरे हिसाब, कुंतल, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी आप जेई की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल परसेंटेज समझ में नहीं आता कि आपको याद पढ़ना भी चाहिए। आपको जो ले दे करके पेपर में फिजिक्स में से पूछता है वो 2-4 चीजें हैं। फिजिक्स कोई हाई एंड फिजिक्स यहाँ नहीं पूछी जाती है। फिजिक्स में वो मुश्किल से कार्य ऊर्जा प्रमेय के ऊपर बातें पूछता है। वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, आपस में इनका कन्वर्जन कैसे होता है, न्यूटन्स लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की छोटी मोटी कोई बातें हो गई तो वो पूछता है। कोई फिजिक्स में यहाँ इन डेप्थ कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना। और बताएं। हाँ, मैनपुरी को मैं जानता हूँ, मतलब मैनपुरी को कौन नहीं जानता है भाई। हाँ, दोनों को साथ लेके चलना में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, कुछ हेल्प कीजिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को। इट डिपेंड्स अंशुमान, कि आप किस तरह से। देखिए क्या है, बहुत लंबे समय से ना हम लोगों के बीच में आपस में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि एक प्रकार से वार्ता। तो आप चिंता मत करिए, जल्दी ही मैं उस चीज को प्लान करूंगा। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं किसी भी दिन, आप मुझे बोल देना, बीच में हम बैठ करके बातचीत कर लेंगे। क्योंकि आप जिस तरह की बातें करते हो ना, इससे देख के ऐसा लगता है कि एक बात करने की आवश्यकता है। भाई साहब, एक ने तो पूरा लेटर लिख के भेजा है। मनोज गुप्ता ने लिखा है रिव्यू, तांडव का रिव्यू लिख दिया है। अच्छा, लेकिन बेटा किसने पूछा है आपसे ये सब? अच्छा, बहुत बढ़िया। लेकिन बेटा ये पूछा किसने था मनोज आपसे? आपने जबरदस्ती कर दिया रिव्यू। अब दोबारा मत लिखिएगा बेटा यहाँ पे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। पढ़े आप अपन? एक बार थम्स अप कर दीजिए, मैं क्लास शुरू कर दूं। बेटा जेई के लिए देखिए, मैं एक छोटी सी निवेदन करना चाहूंगा। जो भी साइंस वाले बच्चे हैं उनको साइंस नहीं पढ़नी चाहिए, मेरा पर्सनल ऐसा फीलिंग है। और अगर पढ़नी भी हो तो कंटेंट जो होता है ना वो, मतलब आपको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़े, मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना। चले, करंट 4 बजे वाली देखें या 6 बजे वाली? देखो भाई, करंट पढ़ना है तो 4 बजे वाली, समझना है तो 6 बजे वाली, अब आपकी मर्जी है।
ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो मैं 4 बजे पढ़ा देता हूँ, समझना हो तो 6 बजे वाली देख लो, ये आपके ऊपर है ना, मतलब 6:30 बजे वाली जो है वो देख लो। ठीक है, चलो अब शुरू करें। आइए शुरू करते हैं साहब जी। हम आज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए टाइटल, जिसमें हम आज का टाइटल रख रहे हैं यूनिट एंड क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट्स को लेकर के सवाल आपके पेपर में एज इट इज पूछे जाते हैं। एज इट इज से मतलब हुआ बस दे करके डायरेक्ट दे दिया कि इसकी यूनिट क्या होगी बताइए, एसआई यूनिट क्या होगी, या फिर क्या बोलते हैं ना सीजीएस मात्रक क्या होगा, एमकेएस क्या होगा, ये सब बातें बहुत ज्यादा पेपरों के अंदर पूछी जाती हैं। ठीक है ना। हाँ जी, आप लोगों के कमेंट्स आने बंद नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ पूछ ही रहे हैं। सर मैं दुकान में काम करता हूँ, मैं प्रिपरेशन कैसे करूं? विवेक बातचीत करूंगा भाई मैं आपसे भी। एक काम करो, इस सेशन को थोड़ी देर तक पढ़ो, उसके बाद में लास्ट का जो समय है उसमें हम बातचीत करेंगे, चिंता मत करो, अभी आप पढ़ लो। सभी लोग पहला दिन कहते हैं ना जिसे अपन को पढ़ना होता है, वो उस पहला दिन पढ़ने के लिए निकाल लो, है ना। बातचीत करूंगा मैं, पक्के से करूंगा लास्ट में, अभी चैट बिल्कुल बंद कर दो। ठीक है। हाँ जी सुनो बेटा। हाँ जी, तो हम लोगों ने क्या कहा आपसे कि जो पहला टाइटल है आज का वो यूनिट्स को लेकर के है। यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स की आवश्यकता क्या होती है, ये सब बताने के लिए आपसे बात की जा रही है। जैसे मैं आपको ना अपना उदाहरण लेकर के एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और मैंने आपसे ये कहा कि मैं मोटा हूं, मैं मोटा हूं। ये एक शब्द है और ये आप एग्री भी करेंगे कि हाँ सर आप मोटे हो, चलो ठीक बात है। अब मैं एक लाइन और बोल रहा हूं, मैं पतला हूं। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा, और इसी तरह से मैं बौना हूं, मैं लंबा हूं। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं यहां पे, ये सब क्या है? ये असल में जितनी भी बातें हैं ना, ये बेसलेस हैं। क्यों? क्योंकि साइंस वाला बच्चा कहता है कि कोई भी चीज रिलेटिव होती है, एब्सोल्यूट कैसे हो सकती है? क्या आप मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? मुद्दे को समझिए। मैं मोटा हूं, इस पे एक साइंस वाला बच्चा जो है वो आर्ग्यूमेंट करेगा, वो सवाल पूछेगा, 1 मिनट सर 1 मिनट, आप मोटे हैं लेकिन आप हाथी से तो मोटे नहीं है। अच्छा, आप हाथी से तो मोटे नहीं है सर, आप सुमो से तो मोटे नहीं है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मोटा होना, मेरा पतला होना, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है। एग्जैक्टली exactly, हाँ भाई। एक अमानुल्लाह खान करके हैं, वो समझ नहीं पा रहे, अमानुल्लाह खालिद डिडंट अंडरस्टैंड। कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको ये बात भी समझ नहीं आ रही है तो बेटा कुछ और पढ़िए, आप यहाँ पे नहीं हो पाएगा, सॉरी, है ना। आप कोशिश करिए। हाँ चलिए, तो अभी तक मतलब इसमें तो मैंने समझाया नहीं, सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ, सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ, वहां सब्जेक्ट शुरू हो तब समझ में ना आए तो समझ में आए ना। हाँ ठीक है। दूसरी तरफ मैं पतला हूं, फिर मैंने ये वाली बात बोल दी, बोले सर मैं पतला हूं। आप में से कई लोग हंसने लग जाएंगे, क्या बात कर रहे हो गुरुजी, क्या बात कर रहे हो? बोले अच्छा, तो बोले पतले आप कहां से पतले हो? मैंने कहा वाह भाई वाह, मैं पतला हूं, अगेन बोल रहा हूं, मैं उससे पतला हूं, मैंने जिसका मामला दिमाग में ले रखा है। भाई मेरे दिमाग में तो सुमो पहलवान है, मैं उससे पतला हूं। अच्छा, मैं बौना हूं। सर आपकी हाइट 5'11", आपकी हाइट रही, आप अगर अपने आप को बौना कहेंगे। मैंने कहा मैं ऊंट से छोटा हूं। बोला अच्छा, तो आपके परिवार में क्या ऊंट ऊंट भी रहते हैं क्या? मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब ये अगेन एक इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो गया। अच्छा, मैं लंबा हूं। अच्छा सर कितने लंबे हैं? अमेरिका के तो सारे आदमी आपसे लंबे होंगे, वेस्ट इंडीज के तो सारे लोग आपसे लंबे होंगे, आप कहां से लंबे? अगेन मेरा स्टेटमेंट फिर से पट गया। कहने का मतलब ये हो गया कि मैं एक भी बात बोल रहा हूं ना, ये सब के सब इनकम्प्लीट है। इसलिए इनकम्प्लीट है क्योंकि इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी गई जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि कौन कैसा है। ये सब वेग हैं, साइंस वाला विद्यार्थी इन सब चीजों पे बात नहीं करता। आर्ट्स वाला विद्यार्थी होगा ना वो बात करेगा। आर्ट्स का विद्यार्थी का मतलब ये नहीं है कि मैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको अलग कर रहा हूं। हो सकता है कि कोई कथानक जो हो, कोई कलाकार कविता लेखक हो, वो मोटा है उसके ऊपर भी बहुत बड़ी कविता बना दे, पतले के ऊपर कविता बना दे, हम साइंस वाले नहीं कर सकते। ठीक है ना। हम लोगों के लिए तो केवल ये सबसे बड़ी बात है जानना कि आप अगर बात कर रहे हो तो ये बताओ, जैसे मैं मोटा हूं, ठीक है, रुक जाइए सर, डिसाइड हमको करने दीजिए। अगर आप ये बोलेंगे ना, मैं मेरी क्लास में, मेरी क्लास में प्रेजेंट सभी लोगों से, प्रेजेंट, या फिर मैं अधिकतर लोगों से, अधिकतर, मैं एक फिर भी एक ऐसी लाइन बोल के कट रहा हूं, लोगों से मोटा हूं। हाँ इसमें थोड़ा कंटेंट है, एब्सोल्यूट अभी भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं अधिकतम लोगों से, जितने भी मेरी क्लास में लोग हैं उनसे मैं मोटा हूं। ये मतलब रिलेटिवली जा रहा है, कंक्रीट अभी भी निकल के नहीं आ रहा है, कंक्रीट अभी भी निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये इससे ज्यादा सही है। ओके, तो फिर क्या करें सर, फिर क्या करोगे? मैंने कहा चलिए फिर एक और चीज अपनाते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं वजन के हिसाब से बताना शुरू करता हूं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं अपना वेट यहां लिख देता हूं कि भाई मेरा वेट जो है ना वो इतना है, XY kg है। बोले सर इससे तो कुछ भी पता नहीं चला। मैंने कहा हाँ, अब बहुतों का इंटरेस्ट है कि अब पता चलेगा सर का वजन कितना है। हाँ बेटा तुम गोले में ही रहो। माना कि X व्यक्ति है जिसका वजन जो है वो Y किलोग्राम है।
लो बेटा रहो राजी। माना कि एक्स व्यक्ति है जिसका वजन वाई किलोग्राम है, ठीक है। आई, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? यही है यूनिट। आपने वजन को बोलने के लिए वजन कितना है इसके पीछे जो शब्द यूज किया गया है ना, ये चीज बताएगा। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब मैं आपको बताता हूं। कम या ज्यादा ये आप तुलना कीजिएगा। मान लीजिए एक एक्स नामक व्यक्ति है जिसका वजन 25 किलोग्राम है, एक वाई नामक व्यक्ति है उसका वजन 30 किलोग्राम है। मैं यहां से यहां तक बोल सकूंगा कि वाई इज हैविंग मोर वेट देन एक्स। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मैंने वेट के रेफरेंस में बात कर दी। मैं यहां पर कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? यानी कि यूनिट वो चीज है जो कि किन्हीं दो चीजों को एक पैरामीटर पर ला करके खड़ा कर देती है। यूनिट वो चीज है जो कि किन्हीं दो चीजों को एक पैरामीटर पर लाकर खड़ा कर देती है। जैसे कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई मेरा स्कूल बहुत दूर है, तो क्या इतना दूर है कि नॉर्थ पोल जितना दूर है? क्या कितना दूर है भाई? मतलब आपने कहा कि मेरा स्कूल जो है ना वो बहुत दूर है। बोले कितना दूर है? हम सर किलोमीटर तो नहीं पता। तो भाई बहुत दूर है तो फिर कोई सी भी चीज दूर हो सकती है यार। है ऐसा थोड़ी कि तुम इक्वेटर पे रह रहे हो और पोल की बात कर रहे हो, सूरज चंद्रमा पे थोड़ी जा रहे हो। तो कहने का मतलब है कि आपको टर्म देनी पड़ेगी। तो जिन दो चीजों के बीच कंपेयर किया जा सके उन्हें पहले सेम यूनिट पर, इसीलिए इसका नाम लिया गया इकाई। यूनिट क्या है? इकाई जो एक जैसे पिच पर ला करके बात करे। इकाई क्या है? जब किन्हीं दो के बीच कंपैरिजन हो रहा हो तो उन्हें एक ही पेज पर, एक ही पेज पर ला करके जो बात करे वो इकाई कहलाती है। आपने एक्स और वाई के बीच कंपेयर करना है। कंपेयर एक्स एंड वाई। साइंस वाला विद्यार्थी कहेगा पहले मुझे उन्हें एक पेज पे लाने दो, तब जाके बात करूंगा। एक इस बराबरी की बात तो होने दो, तब जाके बात करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोले बराबरी किस तरह से की जाए? तो मैंने कहा बताते हैं ना किस तरह से की जाए। यूनिट सेम लेकर के लाओ। बोले कैसे? अभी मैं बताता हूं, तभी तो कंपैरिजन संभव होगा। मैंने कहा मेरे घर से स्कूल, मतलब फ्रॉम माई हाउस टू माई स्कूल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है। किलोमीटर है, ध्यान से समझना। अच्छा, और यहां से मेरे घर से लेकर के जो मेरे दोस्त का घर है, लेट से कोई भी आप दोस्त पकड़ लीजिए, दोस्त एक्स पकड़ लीजिए, उसका जो घर है वो मेरे घर से 10 किलोग्राम दूर है। वो मेरे घर से 10 किलोग्राम दूर है। बोले सर ये क्या लिख दिया आपने? मैंने कहा चर्चा करो, कौन नजदीक है कौन दूर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? कंपैरिजन ही संभव नहीं है ना सर, दूर और सही तो मैं कैसे बताऊं आपको? पहले आप मुझे ये बताओ, ये 5 किलोग्राम दूर है, ये 10 किलोग्राम दूर है। फिर आप पूछेंगे 5 किलोग्राम दूरी की यूनिट थोड़ी होती है सर। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब आपको ये पता है कि यूनिट भी अपने आप में अलग अलग चीजों की अलग अलग होती है। मतलब दूरी नापनी हो तो अलग यूनिट, वजन नापना हो तो अलग यूनिट। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि कंपैरिजन करने के लिए सेम यूनिट जरूरी है। फिर से आते हैं, फिर से आते हैं, एकदम बुनियादी बात पर आते हैं। क्या आते हैं? मैंने कहा भाई, मैंने कहा मेरा जो घर से स्कूल है वो 5 किलोमीटर दूर है। मेरे जो दोस्त का घर है वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। ओके, नाउ आई कैन कंपेयर विच वन इज नियरर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं पता लगा सकता हूं कि कौन नजदीक है। हाँ भाई, कुछ लोग लिख रहे हैं कि बफर आ रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं भाई साहब। हाँ जी, अब सही है, अब सही है। एक बार के लिए पोल में और पार्टिसिपेट कर दीजिए ताकि बीच में जो बफर वाले लोग हैं वो दुखी ना करें। क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं? ओके, थैंक यू। चलिए, तो भैया बात ऐसी है कि हम लोगों ने अभी तक एक बात सीखी। क्या सीखी? आइए मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहली बात तो हमने ये सीखी कि सर कंपेयर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूनिट समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बोले कंपेयर करना ही क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूं कि भैया आपके परिवार में कौन कौन है, तो आप अगर कुत्ते बिल्लियों को भी अपने परिवार में गिनाने लग गए तो ये आपके दिमाग की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। ये आपके दिमाग की दिक्कत है ना, कि मेरे घर में 4 कुत्ते हैं, 5 बिल्लियां हैं, 10 गधे हैं। तो भैया वो आपकी दिक्कत है, आपका परिवार ऐसा है। ठीक है, मतलब सामान्यतया आदमी परिवार में बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष इनको गिन के बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब यूनिट इंसानों की यूनिट है। अब जानवरों की यूनिट वहीं पे घोष दोगे तो क्या मतलब निकलेगा? एग्जैक्टली exactly, तो कंपेयर करने के लिए सर्वप्रथम यूनिट समान। बोले मुझे कंपेयर करना ही नहीं है।
अरे भैया, आपको नहीं भी करना है तो भी वार्ता करते समय चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से मतलब हुआ कि कल को आपने ये कहा कि भैया आप कहीं पर गए, अपने जैसे है ना गांवों में चलता है, आपने सुना हो, तो भैया एक पैसेरी गुड़ देना। अब आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, बोले भाई साहब आधा पाव देना। अब आपने सुना है कि नहीं सुना है, पता नहीं मुझे, ठीक है, आधा पाव देना, पौन किलो देना, पौन पौना दे दे, हैं, ये अठन्नी दे दे, चार आना दे दे, ये सब चीजें क्या है, हमने अपने लोकल लेवल पर बना ली। अब आप जाकर के साहब यूएस में गए और वहां जाकर के कहा आपने, भाई साहब एक पाव सरसों देना, एक पाव चीनी देना यार। अब वो एक पाव चीनी, अब पहले तो चीनी नहीं समझ में, आपने चीनी की अंग्रेजी सीख ली, शुगर कहते हैं, भाई साहब एक पाव शुगर देना। अब वो कंफ्यूज ही घूम रहा है, उसको एक समझ में आ गया, पाव समझ में आ गया, शुगर समझ में आ गई, तो उसने वन की जगह तो उठा करके आपको वन पाव शुगर के चक्कर में पाव भाजी वाला पाव पकड़ा दिया और शुगर पकड़ा दी। लो भाई साहब जाओ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मांग रहे हो। मतलब अगेन एक ऐसी यूनिट सिस्टम आपको ड्रॉ करनी है जो कि सार्वभौमिकली यानी यूनिवर्सली जिसका एक्सेप्टेंस हो। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने तो इससे कहा था एक पाव ले आना, दो पाव ले आना, लो एक पाव और दो पाव से कंपैरिजन तो हो गया सर, दो पाव ज्यादा है एक पाव कम है। मैंने कहा भैया अपने घर की यूनिट मत चलाओ। इसीलिए अगर आपने कभी देखा हो तो घर के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जब वो सामान खरीदने जाते हैं, कई बार सब्जी वाले आपने देखा होगा तो कच्चे वजन रखते हैं, कच्चे बाट रखते हैं। बाट जानते हो, वजन तुलवाने जब गए होंगे तो पत्थर के बाट बना के रखते हैं, 250-250 ग्राम का, ये आधा किलो का है, ये 1 किलो का है, वो बोलते हैं कच्चे, बोलते हैं कच्चे पत्थर के बाट। अपने घर वाले उनको मानते नहीं है, बोले ना बेटा वो रख, ओरिजिनल वाला रख। क्यों रख? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे गड़बड़ी, तेरा चलाया हुआ मामला है, हमको क्या मालूम तेरा कौन सा सही है क्या सही है, सब्जी वालों के पास होता है और वहीं पर वो मार जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि कंपेयर करने के लिए सर्वप्रथम क्या चीज जरूरी है, यूनिट समान होनी चाहिए और यूनिट सब जगह समान होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनली वो स्वीकार होनी चाहिए, जैसे एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, जैसे सब लोग जानते हो, यूनिवर्सली जिसको माना जाता हो। पहली बात समझ में आ गई, कंपेयर करने के लिए यूनिट समान होनी चाहिए। दूसरी बात जो अभी हाल हमने सोची वो क्या थी, मुख्य काम जो है यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब के लिए कुछ ना कुछ यूनिट है, यानी कि ऑल वर्क्स और ऑल वर्क्स, और मैं संज्ञा कहूं सर, जो भी आपको समझ में आए कहना, हैव सम यूनिट। जैसे आपको मालूम होगा समुद्र की गहराई नापने की यूनिट, आवाज को नापने की यूनिट, मतलब यूनिट तो सब चीजों की है ना, हार्ट बीट को नापने की यूनिट, यूनिट तो सब चीज की है, पारे में दाब को नापने की यूनिट, वो तो जितना आपको पता चले उतना है, समुद्र में चलते हुए जहाज की गति नापने की यूनिट। तो यूनिट का कोई निश्चित वो नहीं है कि किस किस चीज को नापने का मात्रक उपस्थित है, हर चीज को नापने का मात्रक हो सकता है जिसमें कंपेयर किया जा सके। जो एब्सोल्यूट है, जो एब्सोल्यूट है उसमें कंपैरिजन संभव नहीं है। मतलब भाई अगर मतलब एब्सोल्यूट को ये कह दे कि जीवन जीने के लिए हवा की आवश्यकता है, अब हवा कितनी आवश्यकता है ये थोड़ी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एब्सोल्यूट चीजों को हटा करके जिनमें कंपैरिजन संभव है उनके लिए यूनिट होती है। ये बात हमको अब तक समझ में आ जानी चाहिए, और यूनिट समान करना ही सबसे प्रमुख कार्य होता है। इसलिए जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हम लोग यही बात करते हैं कि या तो यूनिट हम लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखी है जो कि मार्केट में चली आ रही है, या हमको वो यूनिट अपनी आवश्यकता के अनुसार डिराइव करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, अभी इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि हमको मीटर मालूम था, हमको किलोमीटर मालूम था, लेकिन हमें वेलोसिटी के लिए कोई यूनिट नहीं पता था। हमें दूरी के लिए तो मालूम था, हमें वेलोसिटी के लिए नहीं पता था। रुक जाइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। हमको किलोग्राम तो पता था, लेकिन हमें एम जी जो मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वेटेड वेट होता है, मास पता था लेकिन वेट का नहीं पता था। तो वेट के लिए हमने उसे डिराइव किया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो चीज ऑलरेडी हमारे पास थी, अभी मैं आपको उदाहरण से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। रुकिए 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ जी, इधर देखिए, जैसे हमको लिया है कि नहीं लिया है, रुक जाइए, मैं सिखाता हूं यहाँ पे, इधर देखो। हाँ जी, आप मुझे ये बताएं डिस्टेंस किस में नपती है। एक बार के लिए ये चर्चा करते हैं। डिस्टेंस, लेट से डिस्टेंस मीटर में नपती है, डिस्टेंस मीटर में नपती है। हाँ भाई, एक बालक ने लंबा सा पैराग्राफ लिखा है। Priyankar Mandal, I don't want to offend you, but sometimes you over-explain easy topic and then we need some extra classes. हाँ प्रियंकर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से कन्विंस भी हूँ। ओवर एक्सप्लेनेशन ये मेरा इशू है, मतलब मैं खुद भी इस चीज को मानता हूँ। बट बेटा जब क्लास पढ़ानी होती है ना, तो क्लास सबको लेकर के पढ़ानी होती है ना। आपका जो आईक्यू लेवल है या आपकी इस सवाल को लेकर के या इस चीज को लेकर के जो समझ है वो सबकी हो ये जरूरी नहीं है ना। मतलब होता क्या है बेटा, हमारी जो क्लास होती है ना, आपने शायद पढ़ा नहीं, वो सबको ध्यान में रख करके होती है। अगर एडिशनली आपको, मतलब मैंने आपसे यही कहा ना कि डिपेंड करता है कि किसकी क्या जरूरत है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज आती हो, किसी और को वो चीज ना आती हो। कई बार ऐसा भी होगा बेटा, आपको ना आता हो, किसी और को आता हो, है ना। अगर सबको ओवर एक्सप्लेनेशन लगे तो यह क्लास इंडिया की सबसे ज्यादा जीके की पढ़ी जाने वाली क्लास नहीं हो सकती थी।
है ना बेटा, वो इसीलिए है क्योंकि सबको अपनी अपनी आवश्यकता का यहाँ मिल जाता है। मैं कहता हूं ना बेटा कि वो एक कहावत भी है कि सभी ट्रायंगल एक स्फीयर में सेट नहीं हो सकते और सभी स्फीयर एक ट्रायंगल में सेट नहीं हो सकते। सबका अपना अपना डायग्राम है। आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से, मैंने सेशन की शुरुआत में कह दिया था, आपको अपनी आवश्यकता के हिसाब से अनअकैडमी ने ऑप्शंस दिए हैं। इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपके लिए तुरंत चल रहा हो वहां से पढ़ लें आप। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि डिस्टेंस लेट से हमने मीटर में नापी। ठीक है, आप में से कोई मुझे बताएगा वेलोसिटी की परिभाषा क्या होती है? वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए आपसे वेलोसिटी, हाँ भाई कोई अगर जानता हो तो वेलोसिटी के बारे में, वेग के बारे में बताएं। यूनिट मत बताइए, परिभाषा बताइए। अरे भाई किसी की कोई गलती नहीं है। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर टाइम, दैट इज वेलोसिटी। बस अब आई देखो एकदम पर्टिकुलर परिभाषा, और ये लिखी जया सिंह ने, नहीं जया सिंह नहीं, विपिन टाक ने लिखी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अच्छा, तो बेटा मैंने कहा एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ए से बी के बीच में आपको यात्रा करनी थी। ए से बीच की बी की यात्रा जो आपको करनी थी, ये कितने दूरी की थी? मान लीजिएगा कि ये आपने 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अब इस 1 किलोमीटर दूरी की यात्रा को आपने कितने समय में पूरा किया? लेट से आपने इस चीज को पूरा किया 1 घंटे में। 1 किलोमीटर दूरी आपने 1 घंटे में पूरी की, 1 आवर के अंदर पूरी की। 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यही आपका वेग कहलाई। तो वेग का जो मात्रक हम में से लोग बता रहे हैं, वो यहां से किलोग्राम में से तो मीटर निकाल लिए और आवर में से सेकंड निकाल लिए। तो वो कह रहे हैं कि वेग जो है m/s है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरा कंसर्न ये है कि आपने इस चीज को निकालने के लिए, वेग नापने की जो यूनिट आपने बनाई, उसको बनाने के लिए, बनाने को ये भी सही है, ये पद्धति भी सही है, ये पद्धति भी सही है, लेकिन वेग नापने के लिए जो आपने बनाया वो इन दो का संयुक्त जोड़ा था। अकेले किलोमीटर से क्या आपको वेग का अंदाजा लग रहा था? क्या अकेले किलोमीटर लिख देने से आपको वेग अंदाजा लग रहा था? नहीं। अकेले आवर को मैं अलग से लिख देता, इससे अंदाजा लग रहा था? नहीं। दोनों को मिला के कुछ बन करके आया, दैट मींस इट इज डिराइव्ड। तो डिराइव क्या है और मूल क्या है? तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात यहां से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम यहां से लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चल रहे हैं। जो बात ना समझ में आए उसे हम एक्सप्लेन करते समय चलेंगे। ठीक है बेटा, आएंगी सारी बातें आपके सामने डिटेल से आएंगी। आपको ये सारी बातें, वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वर्क क्या होता है, एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं, सारी बातें आपको सिखाई जाएंगी। It is an elementary physical quantity which does not require any other physical quantity to express it. It means it cannot be resolved further in term of any other physical quantity. It is also known as basic physical quantity. यानी कि मूल रूप यही है, मतलब इसको तोड़ के किसी से नहीं बनाया गया है, मतलब ये अपने आप में यही है, मतलब मकान बनने का ये ब्रिक है, ये स्टोन है। ठीक है, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फॉर एग्जांपल एमकेएस सिस्टम के अंदर मास, लेंथ एंड टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम में, मीटर में और सेकंड में। ये सभी किलोग्राम, मीटर और सेकंड हमारे लिए फंडामेंटल यूनिट कहलाती है। इधर देखिएगा, मास किलोग्राम, इधर देखिए आप ध्यान से समझ जाएंगे, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यहीं से शब्द उठाया गया है एमकेएस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। एम के एस में एम स्टैंड्स फॉर मीटर, के स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, एस स्टैंड्स फॉर एस फॉर सेकंड। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि इनकी बेसिक यूनिट और कुछ नहीं हो सकती। इनकी बेसिक यूनिट, आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्यों नहीं हो सकती? सर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, इसलिए हमको कहीं तो रोकना था इसे, तो हमने किलोग्राम को बेसिक यूनिट मान लिया। हमने इस यूनिट को डिराइव नहीं किया, हमने इस यूनिट को डिराइव नहीं किया। ये जो क्वांटिटी हो रही है आगे डिराइव जो हो रही है, हमने ऐसा थोड़ी किया कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू मीटर इंटू सेकंड। हमने ऐसा थोड़ी किया, हमने 1 किलोग्राम इज इक्वल टू ऐसा थोड़ी किया मीटर अपॉन सेकंड, नहीं। हमने इसको डिराइव नहीं किया है, हमने यूनिट्स बढ़ा, मतलब नंबर्स बढ़ा दिए इसके। ऐसे तो आप कुछ भी कह सकते हो, 1 किलोग्राम को तो आप हो सकता है नैनोग्राम तक ले जाओ। ये तो आपके ऊपर है ना, आप फ्रैक्शन करते 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 उसको कहां तक ले जाओ, ये तो आपके ऊपर है। तो हम कहीं कहीं तो रुकेंगे ना। तो हमने क्या बना लिया, हमने एक बेयर मिनिमम चीज बना ली कि ये अपना मतलब आधार है। अब आप कोई पूछेगा कि सर मान लो तो ऐसे 100 ग्राम लिखा आ गया, अब कोई हमसे पूछ ले कि बताओ भाई 100 ग्राम को किलोग्राम में कैसे लिखोगे, तो हम क्या करें? हमारे पास तो 100 ग्राम को किलोग्राम में लिखने के लिए नहीं है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, 100 ग्राम जो है वो किलोग्राम का कौन सा हिस्सा है? बोले सर 1/10वां हिस्सा है। मैंने कहा 0.1 हिस्सा है। मैंने कहा 0.1 kg लिख दो। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? मैंने कहा मुझे तो इसी में चाहिए।
बोले अच्छा। बोले सर मान लो किसी ने यात्रा 500 मीटर की तय करी, 500 मीटर की यात्रा तय करी, तो इसको फिर किस में लिखोगे? इसको किलोमीटर में लिखोगे कि मीटर में लिखोगे? मैंने कहा ध्यान रखना, मीटर की एमकेएस में मीटर ही यूनिट है, तो यूनिट में मीटर ही कैलकुलेट की जाएगी। बोले अच्छा। बोले सर मान लो कि मैंने, मतलब यदि किसी ने एक सवाल पूछा, चलिए एक सवाल करते हैं अपन, ऐसे एक सिंपल सा सवाल बनाते हैं। भाई मान लीजिएगा कि हमने कहा कि भाई कोई भी चीज अपन ऐसे मान लेते हैं कोई कैलकुलेशन के लिए, जैसे अभी मैंने वेलोसिटी के ऊपर ही कहा आपसे। वेलोसिटी के अंदर मैंने कहा डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो आपकी वेलोसिटी कहलाती है ना। असल में वो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही फिर आप उसके अंदर जब यूनिट डाल देते हैं, एरिया डाल देते हैं, तो फिर वो वेग में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट किसी को अगर आपसे पूछना था तो क्या करेगा? चाल पूछनी थी आपकी, कितने किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से आप चल रहे हैं, कोई चाल पूछना चाहता है, तो आप चाल के लिए पता है क्या पूछेंगे उससे? बोले चाल बताइए, आप स्पीड बताइए। बोले स्पीड बताते हैं सर। बोले एक काम करिए सर, एक गाड़ी है जो 100 किलोमीटर दूरी को 2 घंटे में तय करती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा इसकी चाल बताइए, इसकी स्पीड बताइए। सर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है सर ये। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन पेपर में आपसे ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दिया ही नहीं था, तो फिर? बोले उसने तो आपसे ये कह दिया एमकेएस के अकॉर्डिंग बताइए, स्पीड इन एमकेएस बताइए। क्या सवाल पूछा गया, समझ में आई बात? बोले इसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे मीटर पर, एमकेएस पद्धति में अब आपको ये सोचना है कि जो 100 किलोमीटर दिया गया था उस किलोमीटर को मैं मीटर में पहले कन्वर्ट करूं। तो 100 किलोमीटर इंटू 1000, 100 इंटू 1000, दैट विल बिकम मीटर। ये तो हो गया मीटर। फिर 2 आवर्स, 2 आवर्स बोले तो 1 घंटे के अंदर सेकंड कितनी होती है भाई? 1 मिनट, 1 घंटे के अंदर 60 मिनट, 60 मिनट में 1 मिनट में 60 सेकंड, 3600 सेकंड। तो बोले फिर? मैंने कहा भाई 3600 गुणा 2, क्योंकि 2 घंटे की बात है, दैट इज सेकंड। मैंने कहा ले अब कर सवाल। अब जो निकल करके आएगा वो होगी आपकी एमकेएस में, एमकेएस के अंदर स्पीड। क्या आपको मेरी ये बात थोड़ी बहुत भी घुसी समझ में, दिमाग में आई? यूनिट का क्या मतलब है? पेपर में जहां से पूछा जाएगा आपको वो आंसर करना है। ठीक है। हमारा जो डे 1 वाला लेक्चर होता है हमेशा, किसी भी सब्जेक्ट का हुआ हो, चाहे वो हिस्ट्री का हुआ हो, पॉलिटी का हुआ हो, इकोनॉमी का हुआ हो, उस दिन हम बहुत ज्यादा समय लेते हैं किसी बात को समझाने में। क्यों? ताकि सब्जेक्ट के प्रति हमारे मन में इज्जत बढ़े, क्यूरोसिटी बढ़े, जानने के प्रति हमारी प्रति जिज्ञासा बढ़े कि हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, है ना। मतलब अदरवाइज फिर क्या होगा कि हम उस सब्जेक्ट में जब तक इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे ऊपर से निकल जाएगा। अब मैंने आपके मन में एक, मतलब किनारा छोड़ दिया। अब ये वो तराना है जो मन में एक बार बजा, तो अब आप खुद से ढूंढने निकलेंगे कि हाँ यार ये भी तो बढ़िया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप खुद से दो चार चीजें पढ़ने निकलेंगे मेरे कहे अनुसार। जैसे मैंने आपको अब डिराइव्ड फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया, जैसे ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज, यही तो सिखाया मैंने अभी हाल आपको। जैसे ये लो, वेग को नाप दिया मीटर पर सेकंड में। घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। मोहिनी बस सुन रहे हैं बेटा, 5 मिनट और रुक जाओ। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है? घनत्व होता है। अब हमने कहा कि इसको नापने के लिए आपके पास यूनिट है क्या? बोले द्रव्यमान का ले तो हमको एमकेएस में ऑलरेडी पता है, किलोग्राम होता है। हमने कहा अच्छा। और मैंने कहा आयतन, बोले आयतन होता क्या है? हमने कहा भाई लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। बोले अच्छा, तो ये 3 चीजें होती हैं अगर, तो ये तीनों ही मीटर में नप सकती हैं? हमने कहा हाँ नप सकती हैं। तो बोले ये मीटर क्यूब हो गया। तो बोले लीजिए मीटर क्यूब हो गया। गुंजा बिल्कुल है बेटा। संगीता की कोई नहीं सुनता। ये तो बच्चियों को ना ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है भाई साहब, उनको ना अपनी बातें सुनाने का बहुत क्रेज होता है। हम सबकी सुन रहे हैं लेकिन हमारा मुंह एक ही है, उसी से हमें पढ़ाना भी है, उसी से हमें आंसर भी देना है। तो थोड़ा सा हमारे, मतलब हम 10 सिर वाले रावण नहीं है। थोड़ा सा हमें, मतलब हालांकि दिमाग बहुत हो सकता है हम में, लेकिन फिर भी इतनी इज्जत बख्शो कि मुंह एक ही है ना। थोड़ा सा समय दो ताकि हम अपनी बात बढ़ा भी पाए और आपकी सुन के रिप्लाई भी कर पाए। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मुद्दा समझ में आया आपको? कहने का अर्थ ये निकला कि मुझे डेंसिटी का अगर यूनिट डिराइव करना था तो मैंने एमकेएस में जो गिवन बेसिक यूनिट्स थी, एमकेएस में जो गिवन बेसिक यूनिट्स थी, मास को अभी आपने ना, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड जो था, इन्हीं को यूज करके हमने कुछ नया बना दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए तो ये हो गया। इसके बाद में आती है कि ऐसे फिर कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज की गई। इसका मतलब तो अब ये हुआ ना, सबसे बड़ा सवाल तो ये हुआ कि सर एक बात बताइए, इसका मतलब तो ये जबरदस्त बात हो गई कि जब भी कोई यूनिट की बात करेगा तो पहले ये जानो कि दुनिया में और कौन कौन लोग इन्हें इज्जत देता है।
है। बोले देखिए मतलब मैंने कहा जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे, आपने भी सुना तो होगा ही, उनमें नामकरण करने के लिए आईयूपीएसी पद्धति का उपयोग किया जाता था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके अकॉर्डिंग जो कहे गए कथन थे उन्हें ही सही माना जाता था, आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग। तो आईयूपीएसी पूरी दुनिया में, अदरवाइज कोई दुकान पर जाए और अल्कोहल मांगे, अल्कोहल के लिए कहे कि भैया दारू देना, अब अमेरिका में जाके दारू मांगोगे तो नहीं समझेगा ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भैया अल्कोहल दो, क्योंकि आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग इंडिया में भी अल्कोहल है और यूएस में भी अल्कोहल है। बात समझ में आई? एग्जैक्टली ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धतियां स्वीकार की गई वो कौन कौन सी है? सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। ठीक है ना? हाँ जी। सीजीएस सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर। अब देखो, तीन ही मूल इकाई पकड़ ली। कौन सी तीन मूल इकाई पकड़ी? जैसे किलोमीटर को, मतलब दूरी को नापने के लिए पकड़ लिया सेंटीमीटर, नंबर एक। वजन को नापने के लिए पकड़ लिया ग्राम, और समय को नापने के लिए पकड़ लिया सेकंड। ये जर्मनी में यूज किया जाता है। सीजीएस पद्धति जो है, वो सीजीएस पद्धति जर्मनी में यूज की जाती है, ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन सीजीएस पद्धति में अगर कोई बात लिखी आ गई तो हम उसे याद कर लेंगे, हमको ये पता है कि दुनिया में भी इसे पढ़ा जाता है। मोहित लोधी कह रहे हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेटा आप इंटरनेशनली इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट किया गया है। एमकेएस सिस्टम इट इज बेस्ड ऑन मीटर, अभी बताया ना मैंने बेटा, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। ये यूएसए में यूज किया जाता है, एमकेएस पद्धति यूएसए में। क्लियर? तीसरा, एफपीएस सिस्टम। यहां पर क्या किया जा रहा है? देखिए, एफ स्टैंड्स फॉर फुट, दूरी को फुट में नापा जा रहा है। नेक्स्ट, पाउंड स्टैंड्स फॉर मास। क्लियर? एंड सेकंड स्टैंड्स फॉर टाइम। बोलिए, क्या आपको यह बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गया? ये हो गया एफपीएस पद्धति। ठीक है, अब पूरी दुनिया में कौन सी पद्धति चलती है? वो है एसआई पद्धति। अब बोले इसमें क्या करते हो? मैंने कहा आओ देखते हैं। मैंने कहा भाई, एसआई पद्धति के अंदर ये 7 यूनिट यूज करते हैं। एसआई पद्धति, इसके अंदर ये 7 चीजें यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी पद्धति है? अब इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर लेंथ के लिए मीटर यूज किया जाता है। यहां इधर देखिए ध्यान से, ये पूरी दुनिया में यूज किया जाता है एसआई पद्धति, और वो 7 हैं, 7 यूनिट्स हैं। कौन कौन सी? मीटर लेंथ के लिए, सेकंड टाइम के लिए, किलोग्राम मास के लिए, केल्विन टेम्परेचर के लिए, एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कैंडिला ल्यूमिनस के लिए यानी कि जो चमकदार तीव्रता है उसके लिए, मोल के लिए, सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ये 7 यूनिट यूज की जाती है। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यानी कि इनके रात में पूरक रूप से चलती है। एक है रेडियन जो कि एंगल प्लेन में नापने के काम में आता है, और एक है स्टेरेडियन जो कि सॉलिड एंगल नाम से काम में आता है, जिसे कि आप एसआर रूप से दिखाते हैं। बोलिए संजीत, सब कुछ आएगा बेटा। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस अपनाया गया जिसमें यह कहा गया एम के एस की तरह ही यहां पर दूरी, समय और इनको तो इसमें ही नापा गया, लेकिन वो बेसिक यूनिट में 3-4 चीजें ही यूज कर रहे थे। वो बेसिक यूनिट में 3-4 चीजें ही यूज कर रहे थे, यहां पर उसके अतिरिक्त भी अन्य नए 6 और नाप दिए गए। आ गई बात समझ में? हाँ भाई, ल्यूमिनिसिटी का मतलब होता है चमक को। ठीक है, चमक जो होती है वो ल्यूमिनिसिटी है। एंगल क्या है? आप लोग, आपसे ये पूछा जाता है, ये बताइए ये कितने डिग्री का एंगल है? लपक के बोलोगे सब लोग, बोलना जल्दी बोलो। 90 डिग्री बोल दिया ना, क्योंकि ये प्लेन में है। लेकिन अगर मान लो ये एक गोला होता, गोले के अंदर कहीं कोई एंगल होता तो क्या आप उसे माप पाते? पता ही नहीं चलता, क्योंकि 3D होता। समझ में आ गई बात? उसको नापने के लिए स्टेरेडियन, तो सॉलिड बोले तो 3D हो गया। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कल मुलाकात करेंगे। अब बताइए किन की क्या समस्या थी? 7 फरवरी को सीडीएस का एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल भरत, तुम बेटा पढ़ाई जो पढ़ा रखी है पहले उस पर फोकस करो, उसमें से निकल जाएगा आराम से, लोड मत लो। मंथन सोलंकी एसएससी के लिए, स्टेनो के लिए कितनी आवश्यकता है बेटा? ये सब चीजें हर जगह, कोई नियम नहीं है कितना कितना किसके लिए चाहिए। जुमान,
साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया जी। ऑल गुड। बहुत ही अच्छी बात है। जो भी साथी आज नए जुड़े हैं उनका स्वागत है। हाँ जी, कुछ जरूरी बातें हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत में आपको पता होनी चाहिए। उन जरूरी बातों को मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? सबसे पहली बात, जैसे भी जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको मेरा नाम जहां भी उन्होंने सर्च किया वहां पर जाकर के उन्हें मेरे नाम को फॉलो कर लेना है, ठीक है? तो पहले तो सबसे पहले जो चीज करनी है वो नाम को फॉलो कर लेना है, ताकि भविष्य में कोई भी मेरी क्लास आए तो उन्हें पता चल जाए, ठीक है? नंबर एक बात। दूसरी, हाँ बेटा मैं अलवर पहुंच गया दुर्वेश, जस्ट अभी पहुंचा ही हूँ, है ना? तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा क्या है? पहली बात तो फॉलो करने का। दूसरा क्या है? अगर आपको मेरी कोई भी प्रीवियस क्लास देखनी हो तो मेरे नाम के नीचे ही हर कैटेगरी के हिसाब से क्लास लिख ली है ना? लेट्स से एसएससी कैटेगरी है तो एसएससी कैटेगरी में मैंने ये वाली जो चीज है ये आपको क्लास की यहाँ पर दिख जाएगी। इससे पहले मैंने साइंस ली है वो दिख जाएगी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी पुरानी क्लासेस मेरी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। इसके अलावा मेरी स्पेशल क्लासेस भी आपको यहाँ दिख जाएंगी। भविष्य में आने वाली सारी क्लासेस भी आपको यहाँ से दिख जाएंगी। तीसरी बात, जब क्लास ओवर हो जाए तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों आपको क्लास के बगल में 3 डॉट दिए हुए हैं। उन 3 डॉट पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड नाउ का बटन दबा सकते हैं। किसका? डाउनलोड नाउ का बटन दबाएं और वहां से आपको पूरा की पूरा पीडीएफ जो है वो क्लास का डाउनलोड होकर के मिल जाएगा, ठीक है? तो आपकी क्लास के बगल में 3 डॉट्स दिए हुए हैं, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड दबाएं, ठीक है ना? हाँ जी, स्टैटिक जीके के लिए चल रहा है बेसिकली। आने वाले समय में हाँ भाई सभी को बहुत सारा गुड इवनिंग, बहुत सारा प्यार। जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो ये सारी बातें बहुत अच्छे से सुन लें, क्योंकि भविष्य में उनके ये काम आने वाली है, ठीक है बेटा? चलिए, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ जी, क्लास के अंदर हमारा जो सिस्टम होता है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। बेसिक सा सिस्टम है हम लोगों का, और वो ये है कि आप लोगों को सबसे पहले हम लोग 40 मिनट तक पढ़ाते हैं। 40 मिनट बाद आप लोगों से डाउट डिस्कस करते हैं। अगर कोई डाउट होता है तो उसे इसी समय पर सॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद में क्लास को एंड कर दिया जाता है, ठीक है? तो आज का सेशन में अपलोड किया रहा। हाँ जी, आज अरु से बेटा, अरु यहाँ है नहीं अभी, वो गोवा ही है, वो आएगी तब जरूर मिलवाऊंगा मैं, ठीक है? ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? जल्दी ही शुरू होंगी बेटा, ठीक है? हाँ जी, A4 बिल्कुल मिल जाएगा, चिंता ना करें। हाँ जी, शुरू करें। हाँ, प्रतीक्षा, आईबी को कैसे अचीव कर सकते हैं बेटा? आईबी में भी ना, जहां जहां तक मुझे अवेयरनेस है आईबी के बारे में, वहां इंटरव्यू का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है? 40% तक शायद उसके अंदर आईबी का ही है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो है ना वो मतलब अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने पर बहुत प्रयास करिए। और जो मॉर्निंग में मेरा करंट का सेशन होता है सुबह 6:30 बजे, जो टेक्निकली 6:40 पे या 6:45 पे शुरू होता है, उस सेशन में जो भी मैं इश्यूज पढ़ा रहा हूँ, जो भी शुरुआत के 5 सवाल में पढ़ाता हूँ, असल में वो न्यूज ना होकर के अपने आप में मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को ध्यान से सुना करें और उस पर जो राय बनती है उस राय को आप अपने मन में रखा करें, वही आपके काम आता है। इंटरव्यू में जो आईबी के लिए विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 40% तक जो वेटेज है वो इंटरव्यू का है, ऐसी स्थिति में अभी जैसे भी जितने भी इंटरव्यूज अभी फिलहाल हुए हैं, या फिर आपने अगर कोई भी मॉक इंटरव्यू किसी का भी देखा हो, तो जो हम इशू कवर कराते हैं वो इशू आप लोगों से वहां पर मॉक इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उस पर आपकी राय पूछी जाती है, जो कि हम पूरा डिटेल में आपके सामने खोल के रख देते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, तो इसलिए आप मतलब कृपया करके वो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फॉलो करें, आईबी का भी काम हो जाएगा। यूपीएससी ईपीएफओ वाले जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान दे लें। ईपीएफओ के लिए हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही हैं, ईपीएफओ के अंदर थोड़ा लेवल अच्छा आता है। उसके लिए आप लोगों को तैयारी करते समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा, क्योंकि उसमें आपको यूपीएससी लेवल की ही तैयारी करनी होगी। हालांकि हमने यहाँ पर भी काफी सही से तैयारी करवाई है, लेकिन लेवल ऑफ यूपीएससी थोड़ा ऊपर है। ऐसी स्थिति में आप यूपीएससी का सेगमेंट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका टारगेट वही है ना? हाँ जी, सभी के प्रति मेरा आशीर्वाद है। हाँ जी, चलिए तो अब शुरू करते हैं, समय हो चुका है। आइए तो आप देखते हैं आप लोगों के लिए। गुड इवनिंग भैया। हाँ जी, कोई सा भी इंटरव्यू हो वो हमने पढ़ा दिया। हम मकसूद पूछ रहे हैं कि हम लोग का की तैयारी कर, प्राइमरी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ जिसमें 30 क्वेश्चन करंट पूछा जाता है। हाँ, तो जो जो वन डे एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वो क्या है? उनके लिए आप लोग जब इंटरव्यू मतलब करंट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मॉर्निंग में 4 AM में एक क्लास लेता हूँ, है ना? उस क्लास को आप फॉलो कर लीजिए तो आपको रेगुलर काम मिल जाएगा, ठीक है? चलिए अब पढ़ें। कल जहां तक हम थे वहां से आगे की अपन तैयारी शुरू कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक सारी बातें बता दी थी, कुछ बेसिक बातें थी, यूनिट्स के बारे में कुछ बात की गई थी, ठीक है? ठीक बात है। हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनके बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी हमारे द्वारा कल दे दी गई थी, ठीक है बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एसआई पद्धति के अंदर हमने ये बातें जान ली थी। इसके बाद में एसआई प्रीफिक्सेस हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। कॉम्बिनेशंस हैं जिनकी वजह से जो चीजें बन के आती हैं, ये रटने वाला पोर्शन है ना, जिसको अपन स्टैटिक जीके का फैक्ट कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना होता है, ठीक है ना? कौन सा? फ्रीक्वेंसी का क्या है, फोर्स का क्या है, प्रेशर का क्या है, एनर्जी का क्या है, पावर का क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल, ये सब एसआई डिराइव्ड यूनिट है। कल मैंने, आप जो अगर नए हैं तो एक बार के लिए पुरानी क्लासेस जाके देख लीजिए, ताकि आप लोगों को यहाँ से बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना? हाँ जी, कृपया करके पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ बता दिया मैंने, शुरू से शुरू करके सुन लीजिए इस पूरे सेशन को। हाँ जी, A4 भी उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है? जो भी विद्यार्थी क्लास में जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि एक बार पुरानी क्लास देखते हुए आए। हाँ जी सर, अमन वशिष्ठ सर की क्लास भी सेम टाइम पर स्टार्ट होती है, क्या करूं? हाँ तो बेटा उनकी देख लो, है ना?
हाँ, जिनकी जिनकी लाइव स्टार्ट हो रही है वो वाली क्लास देख लो बेटा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर यूनिट ऑफ लेंथ हमने आपसे क्या कहा, कोई भी प्रमुख तीन प्रकार के, चाहे सीजीएस था, एमकेएस था, या फिर फुट पाउंड वाला जो एफपीआई सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, उन सब में तीन चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस की गई। कौन कौन सी? लेंथ डिस्कस की गई, वेट डिस्कस किया गया, और टाइम डिस्कस किया गया। तो यूनिट ऑफ लेंथ को लेकर के कुछ बेसिक बातें जो इन्फॉर्मेटिव हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है मेरे प्यारे साथियों, यूनिट जो है एसआई के अंदर यूनिट ऑफ लेंथ जो है वो मीटर है, और ये टू डिस्टेंसेस, टू लाइंस के बीच के डिस्टेंस को समझाती है। इसको पढ़ाने का कोई भी मकसद नहीं है, कुछ भी इसके अंदर ऐसी चीज नहीं है जो पढ़ाई जाए तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए वैक्यूम विद इन एक वैक्यूम के भीतर प्रकाश द्वारा तय की गई यात्रा की गति इतने सेकंड होती है। अब ये यदि याद रख सको तो याद रख लेना, अदरवाइज रहने देना, है ना। सेकंड के हिसाब से, मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से ये प्रकाश की गति बताई गई है कि लाइट किस गति से चलता है। आगे बढ़ते हैं, मेन यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन सी है? इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज समझाने की है। ऑब्वियसली बात है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर, ये सब बातें बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइट ईयर क्या होता है ये आपको याद करना है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस लाइट ईयर, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फेम्टोमीटर, ये फैक्चुअल डेटा है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। बात की जाए टाइम की, सेम इसी प्रकार से टाइम के अंदर भी आप लोगों को कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। क्या? जैसे एक डेकेड किसको कहा जाता है, एक सेंचुरी किसे कहा जाता है, मिलेनियम। ये मतलब बच्चों वाली बात है, मुझे नहीं पता चलना चाहिए, मुझे ये पढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें हैं कि कौन सा किसका मात्रक है, क्या कुछ है, तो ये मैंने कल आपको दिखा दिया था। एक बार के लिए बस इनको आप याद खुद से कर लेना, मैं इसमें कोई भी बताने की स्थिति में नहीं हूं। जो चीज बताने की है वो यहां पर है, बस वो थोड़ी सी है, वो मैं आपको बता देता हूं। क्या है मेरे प्यारे साथियों, दो शब्द होते हैं, एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर ये असल में मात्राएं हैं, क्वांटिटी हैं, जिनमें की चीजों को नापा जाता है। अब कैसे नापा जाता है ये तो हमने पहले भी यूनिट के बारे में भी चर्चा कर ली थी, यूनिट में बात करी, फिर क्वांटिटी में भी बात कर रहे हैं। हम असल में यूनिट वर्सेस क्वांटिटी की जब बात कर रहे हैं, स्क्रीन पर येलो लाइट क्यों आ रही है, ग्रीन ग्रीन लाइट आ रही है, पता नहीं। हाँ जी, तो हो ये रहा है कि अगर कोई भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, मात्रा है, जब उसमें दिशा को जोड़ दिया जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। मतलब एक बार के लिए हम अदिश और सदिश को यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है उसके थ्रू पढ़ के देखने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है, स्केलर क्वांटिटी हैज ए मैग्नीट्यूड ओनली बट नो डायरेक्शन, इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय ए सर्टेन नंबर एंड ए यूनिट। मतलब क्या हुआ, मान लीजिएगा आपने यहां से चलना शुरू किया, आप यहां से चल करके इस बिंदु तक पहुंचते हैं, आपने यहां से चलना शुरू किया, आपने इस बिंदु तक की दूरी तय की। मान लीजिएगा ए बिंदु से बी बिंदु तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है। अब इस बात को जब मैंने बोला कि ए से लेके बी की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर है, इसमें मैंने आपको दिशा नहीं बताई। जब ए से लेके बी की मैंने दिशा नहीं बताई तो इससे आपको नहीं पता चल रहा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सॉरी आपको इससे ये नहीं पता चल रहा कि हम किस दिशा में बात कर रहे हैं। ये भी संभव है कि ए और बी बिल्कुल पड़ोसी हो और आपने रूट इस प्रकार से चुन लिया हो, ए से बी तक पहुंचने में आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ली, लेकिन वो कहां से करी। जैसे आपसे कोई सवाल पूछे, क्या पूछे कि बताइए आपके एक कान से दूसरे कान के बीच की दूरी कितनी है। ध्यान से सुनिएगा। हाँ भाई, कुछ लोग विद्यार्थी जो है वो बफर बफर कर रहे हैं, एक बार के लिए मैं पोल करा लेता हूं और रिफ्रेश कर देता हूं, ये दो ही चीजें आती हैं मेरे पास में, ठीक है। हाँ जी, एक बार के लिए मैं पोल करा के पूछ ले रहा हूं, बताइए क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं। पहले तो इस पे पोल पे पार्टिसिपेट करिए और फिर एटमैक्स में इसको रिफ्रेश कर सकूंगा। बस यही दो मेरे हाथ में चीजें हैं। 95% बच्चों को सही से सुनाई दे रहा है, दैट मींस ये प्रॉब्लम मेरे एंड पर नहीं है, ये आपके एंड पर प्रॉब्लम है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए इसे रिफ्रेश कर रहा हूं। डन। चलिए सुनिए साथियों, तो अब क्या है, मैंने आपसे पूछा कि बताइए एक कान से दूसरे कान के बीच की दूरी कितनी है। ध्यान से सुनिए, एक कान से दूसरे कान के बीच की दूरी कितनी है। आप में से जो भी लोग होंगे वो आंसर दे सकते हैं अपने अपने हिसाब से, कुछ मीटर्स में देंगे, कुछ सेंटीमीटर्स में देंगे, किसी ना किसी तरह से वो आंसर दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या होता है सर, आप थोड़ा हम्बली बात किया करो, डर लगता है आपसे। भैया मैं जितना इज्जत से बात करता हूं ना, इतना इज्जत से बात करने की आदत नहीं होगी आपको भी, समझे। हम्बली बात किया करो, पूजा होता है तुम्हारी। हाँ जी, ध्यान से सुनो। अब सुनो भैया, ध्यान, वो क्या है ना कि क्या है कि छोड़िए छोड़ो। हाँ, तो मुद्दा ये कि एक कान से लेकर दूसरे कान के बीच में दूरी पूछी जाए अगर आपसे, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये दूरी, कुछ लोग कह देंगे कि सर जो नाप करके सर 6 इंच है, 10 इंच है, 12 इंच है, जिसको जो भी बताना है वो बता देंगे। अच्छा, लेकिन अब आप में से कई विद्यार्थी लॉजिकल आंसर देने पर आ गए तो वो कहेंगे एक कान से दूसरे कान की दूरी अनंत है, इनडेफिनिट है। एक कान से दूसरे कान की जो दूरी है वो अनंत है। बोले कैसे सर, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, आप एक कान छू के दुनिया घूमने निकल गए, आप ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल गए, आ ही नहीं रहे छूने, दूसरा कान पकड़ने आ ही नहीं रहे, आपने टच किया और घूमने निकल गए। बोले आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है जिसमें दिशा ज्ञात नहीं है उसमें कैसे बता दोगे आप। तो स्केलर क्वांटिटी जो होती है ना, जो अदिश क्वांटिटी होती है जिनमें दिशा को निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो सभी चीजें यूजलेस होती हैं साइंस पर्सपेक्टिव से। बोलने को बोल दो। आप कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि भाई लेह लद्दाख की दूरी, कई बार सुना होगा कि रोहतांग से लेह लद्दाख इतने किलोमीटर दूर है, और उस जगह सुनते हो आप कि टनल बनाने से वो दूरी जो है वो 100 किलोमीटर से घट के 10 किलोमीटर रह गई। अरे क्या कोई टनल बनाए हो कि धरती समा करके नजदीक ला दी हो भाई। कई बार आप सुनते होंगे ना, अभी जैसे अपनी अटल सुरंग बनी, रोहतांग दर्रे के अंदर अटल टनल बन गई। अब आपसे सवाल, उसकी वजह से दूरी जो है घट करके इतने किलोमीटर रह गई, भाई कैसे रह गई। क्या हिमालय कॉन्ट्रैक्ट कर दिया क्या? नहीं किया ना।
तो फिर क्या किया है आपने? तो बोले वो जो घुमाव थे ना पहले, वही तो दूरी थी। उनमें यात्रा करती थी गाड़ी, कभी यों कभी यों कभी यों, कभी जिगजैग गाड़ी घूमते हुए जाती थी। तो वो दो ही पर्वतमालाओं को क्रॉस करते करते 100 किलोमीटर क्रॉस कर जाती थी। लेकिन अब स्ट्रेट पाथ बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी है ना, वो असल में एक यूजलेस बात है। साइंस में जब आप दूरी को लेकर बात करते हैं तो कोई भी कैलकुलेशंस आती नहीं है। मतलब ठीक है, दूरी से आप अपना जो साइकोलॉजिकल पैरामीटर है वो बढ़ा सकते हो। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिनमें दिशा होती है, वो एकदम सटीक बात बताती है। करेंगे अभी एक एक करके सारी चीजों के ऊपर चर्चा। तो ये बात समझ में आ गई। तो दिशा के बिना वो केवल एक संख्या है, और उस संख्या को व्यक्त करने के लिए आपने कोई पैरामीटर ले लिया। अच्छा, भदौरिया जी को ये बात समझ में नहीं आई। भदौरिया जी, अटल जी की फोटो लगा रखी है आपने, अटल सुरंग की बात हुई, फिर भी आपको समझ नहीं आई। आप थोड़ा शांति से मौन धारण करिए, क्या पता मेडिटेशन से आपको बातें समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तक कुछ समझाया गया नहीं है। है ना? बस इतना बोला गया है कि बिना दिशा के कोई भी चीज होती है तो वो अदिश होती है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो जप नाम बेटा, जप नाम। ठीक है ना? हाँ जी, सर को फोटो ही दिखती है। हाँ जी, चलो। डिस्टेंस, स्पीड, मास, टाइम, टेम्परेचर, वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, एक एक करके देखते हैं। हाँ जी, भाई साहब, दूरी, डिस्टेंस की बात करी आपने। डिस्टेंस मैंने बताया, ए से लेके बी पॉइंट की जो बात दूरी है वो 1 किलोमीटर है। मैंने इन दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक बना दिया तो भी मैंने कहा 10 किलोमीटर दूरी है। बात ठीक है। अच्छा, उसके बाद में स्पीड, स्पीड से आप चाल कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक निश्चित समय के अंदर जो आपने दूरी तय की वो आपकी स्पीड है, लेकिन इसके अंदर भी आपको ये नहीं पता चल रहा है कि दिशा क्या थी। अब आप एक बात बताइए, ए से लेकर के बी के बीच की दूरी, चाहे वो बिल्कुल पड़ोसी हैं, आपने वो 10 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय की, तो मुझे इस बात को बताने में कोई दिक्कत थोड़ी आई है कि आपकी चाल क्या है, आपकी स्पीड क्या है, आपकी गति क्या है। मुझे बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है, मैं तो आसानी से बता सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं सर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये व्यक्ति चला था? ये जो कार दिख रही है, ये सर 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी। मुझे इसमें क्या दिक्कत है? 45 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चली थी, मुझे तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितना किया वो बात अलग है। आ रहे हैं वो वाली जो बात है उस पर भी आ रहे हैं। जी हाँ, जो बच्चा इस समय साइंस का विद्यार्थी है वो समझ गया है कि मैं ले जाना कहां चाह रहा हूं बातों को। ठीक है ना? तो मैं ले जाना चाह रहा हूं इस बात को थोड़ी ही देर में डिस्प्लेसमेंट पर। कहां ले जाना चाह रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट पर, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो डिस्टेंस वर्सेस जो डिस्प्लेसमेंट है, अब तैयारी वहां से वहां की हो रही है। थोड़ा सा इंतजार करिए, वो बात आपको समझ में आ जाएगी। जो अभी तक मैंने बात करी ए से लेके बी तक की बात, एक बार जरा सोचिए। आपने एक रेस के ट्रैक पर दौड़ना शुरू किया। आपने यहां से शुरू किया, ए बिंदु से आपने यात्रा शुरू करी, मान लीजिए ये रहा ए बिंदु। आप इस ट्रैक पर दौड़े दौड़े, आपने 400 मीटर का ट्रैक ट्रेवल किया। जितनी मिनट में भी किया, जो भी किया आपने, वो ट्रैक पर नापी गई दूरी थी आपकी। उसको दूरी को नापने के लिए हो सकता है आपने कोई स्पीड भी मेंटेन की होगी। आप कितने मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे थे, वो आपकी सारी बातें आ गई। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने कुल कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो मैं कहूंगा 0 डिस्प्लेसमेंट किया। आप तो हिले ही नहीं, वहीं पर ही बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ओवरऑल आप घूम करके वहीं को वापस आ गए। क्या मीनिंग निकला? आपने तो कुछ नहीं किया है। ठीक बात है। अगर मैंने आपको मास बताया कि भाई इसका इतना किलोग्राम वजन है, लेट से मैंने कहा कि ये जो कार खड़ी है ये 1000 किलोग्राम की है, क्या आपको इससे ये पता चल रहा है कि कौन सी दिशा को ध्यान में रख करके ये वजन बताया गया है? दिशा का कोई भी कंटेंट आपको इससे पता चल रहा है क्या? यानी डायरेक्शन की कोई भी न्यूज इसकी लाइन से सुनने में आ रही है क्या? आंसर है नहीं सर। फिर मैंने कहा टेम्परेचर, मैंने कहा आज का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या मैंने आपको ये बताया क्या पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? कुछ नहीं पता। बात समझ में आ गई? ठीक इसी प्रकार से पावर की बात करी। पावर अभी आने वाले समय पे भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है ना? एक एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया जो दाब है वो पावर है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक इसी प्रकार से एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है, हाँ, ये टेम्परेचर, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्क डन, किया गया कार्य। आपने कितना काम किया? अब इस काम की कोई दिशा नहीं है, किस तरफ किया? ठीक है ना? हाँ जी। काइनेटिक एनर्जी, आपने डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी आप में सिक्योर करी, उसकी कोई दिशा है क्या? कोई दिशा नहीं है। ठीक है। प्रेशर, प्रेशर को एकांक क्षेत्रफल पर जो आपने फील किया, जो आपने दाब फील किया, फोर्स एट एकांक क्षेत्रफल मतलब यूनिट एरिया, वो आपका प्रेशर है। पावर को कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी कोई दिशा है क्या? कोई भी। मतलब इनको व्यक्त करने में हमने दिशा का कोई भी उपयोग नहीं किया। जिनको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया तो रट्टे मार लेना। पेपर में अधिकतम आपसे सवाल यही पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी। केवल यही बात आप लोगों से परीक्षा में पूछी जा सकती है। ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत आपके दिमाग में इस बात को बिठाने का प्रयास किया। अब इसी स्पीड को अब हम वेलोसिटी से कंपेयर करने वाले हैं। आइए थोड़ा वेक्टर शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड, यानी मात्रा भी है उसमें और दिशा भी है उसमें। मात्रा का मतलब हुआ, अगर मैंने बोला ना 100 किलोग्राम, तो किलोग्राम जो है इसमें ये 100 शब्द जो है ये मैग्नीट्यूड है, यानी कि मात्रा बता रहा है। अब दिशा बताने के लिए क्या करना है अभी हम बताते हैं। सामान्यतः तीर का निशान लगा देते हैं। एंड इट ऑल्सो ओबेज ट्राइंगुलर लॉ। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय एन एरो हुज लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। देखिए, ये एक एरो के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसके अंतर्गत बाय एन एरो हुज लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। लेट्स से हमने एरो व्यक्त किया, उसका मैग्नीट्यूड एक चीज बताएगा। अच्छा, रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड,
और ऑफ द वेक्टर एंड द एरो हेड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो बात कही जा रही है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ट्रायंगुलर रूल क्या है मैं आपको वो भी बताऊंगा। त्रिभुज का नियम पालन करता है, ये क्या होता है त्रिभुज का नियम, थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः मेरे प्यारे साथियों इस तरह से चीजें व्यक्त की जाती हैं, ठीक है। असल में क्या होता है, ये त्रिभुज का नियम हालांकि आप लोगों के काम का नहीं है, लेकिन त्रिभुज के काम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताने का काम कर रहा हूँ। क्या है ये मेरे प्यारे साथियों, तीन अक्ष हैं। तीन अक्ष हैं और तीनों अक्ष एक्स वाई जेड तीन अक्ष हैं जो कि किसी भी चीज को दिशाओं में व्यक्त करने का प्रयास करती हैं। तीनों अक्ष किसी भी चीज को दिशाओं में व्यक्त करने का प्रयास करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक दिशा है एक्स अक्ष, एक दिशा है वाई अक्ष, एक दिशा है जेड अक्ष। मतलब यह है कि कोई भी वस्तु जब साइंस के अंतर्गत बात की जाती है तो यह कहा जाता है कि वो इन तीन दिशाओं में से किसी एक दिशा में ट्रेवल करती है। अब आप पूछेंगे कि सर अगर वो इन दिशाओं में ट्रेवल नहीं कर रही है, मान लीजिएगा एक्स और वाई, एक बार के लिए आपको ये वाली चीज मैंने दिखाई, अब आप इसको ना एक बार के लिए केवल इतना सा समझ के देखिएगा, इधर समझिएगा, ये केवल मैंने इतना सा बताया। एक एक्स अक्ष है, एक वाई अक्ष है, ये एक्सिस है, सारी 90 पर है एक दूसरे के। हाँ, फ्लेमिंग के हाथ का नियम। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। बोले सर मान लीजिएगा कि ये इस दिशा में गति कर रहा है या इस दिशा में, एक्स और वाई तो हमें पता था, गुरुजी हम क्या करें अगर वो इस दिशा में काम कर रहा हो, यानी कि कोई भी डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो गया हो, तो उस दिशा के लिए कोई नियम है क्या? तो मैंने कहा भाई इसके लिए जो नियम है वो असल में इन दोनों का रिजल्टेंट उस दिशा में निकलेगा। बोले नई बात समझ में आई। मैंने कहा चलो मैं समझाता हूं, थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कई बार आप छोटा सा, अभी आप जिस केवल टेबल कुर्सी या फोन या लैपटॉप जिसके भी पास बैठे हुए हैं उसको आप अपने हाथ से सरकाइए। ध्यान से सुनिए, आपने जो भी चीज अपने हाथ में ले रखी है, लेट से मैंने ये चीज जो है मेरे हाथ में, मैं ये डेस्क जिस पर मैं लिख रहा हूं, मैंने इसको अपने हाथ से इधर सरकाया। मैंने जो फोर्स लगाया उससे ये आपके लगाए गए बल की दिशा में ट्रेवल कर गया। जो भी चीज है उसको आप एक बार रिप्लेस करके देखिए, जिस तरफ से मैं फोर्स लगा रहा हूं, लेट से मैंने एक्स दिशा में बल लगाया तो ये एक्स दिशा में ट्रेवल कर गया। ठीक है, अब चूंकि मैं इसको समझाऊंगा तो आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए मैं ये फील करता हूं, मान लो अब मैंने इसके ऊपर आपसे कहा कि मैंने इसको यू सरकाया, आपकी तरफ रिप्लेस हुआ। अब मैंने ये कहा कि मैं इसको ऐसे सरका रहा हूं और इस तरफ से दूसरी तरफ से भी इस पर बल दे रहा हूं, मैं दूसरी तरफ से भी बल दे रहा हूं। दो बल हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और मैं उन दोनों को एक दूसरे पर फोर्स को अप्लाई कर रहा हूं। दोनों को ऐसे देखें, ये प्लेट है, ये ट्रे है जिस पर कि मैं बल लगा रहा हूं, एक यूं है एक यूं है। दोनों बल लग एक ही ऑब्जेक्ट पर रहे हैं, ना तो वो इसकी दिशा में यूं बढ़ा, ना तो वो इस बल के कारण इस दिशा में बढ़ा, ना ही वो इसके कारण इस दिशा में बढ़ा। दोबारा से सुनिए क्या कह रहा हूं, मुद्दे को समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि इस ट्रे पर अगर मैंने बल लगाया, मैंने यूं लगाया तो ये इस दिशा में सरक गया, मैंने यूं लगाया तो ये इस दिशा में सरक गया। लेकिन अगर मैंने दोनों तरफ से बल लगाया होता तो वो रिजल्टेंट दिशा में सरकेगा, वो रिजल्टेंट दिशा में सरकेगा। और मैं तरीका बताता हूं आप लोगों को। आप लोग व्यावहारिक रूप से जो उदाहरण देखते होंगे अपनी लाइफ में, अच्छा अच्छा चलिए एक बात बताइए, एक एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं दिमाग में। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। एक व्यवहारिक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये रस्सी है, एक है ना, एक उदाहरण और ले रहे हैं, इससे आप शायद समझ जाएं। इस रस्सी को आपने, यहां दो व्यक्ति खड़े हुए थे, एक व्यक्ति इस रस्सी को इधर खींच रहा है, एक व्यक्ति इस रस्सी को इधर खींच रहा है। क्या आप मेरी बात समझ गए? हाँ वही वहीं आ रहा हूं मनीषा, अभी वहीं आ रहा हूं। ए व्यक्ति और बी व्यक्ति एक रस्सी को खींच रहे थे, बराबर दोनों की तरफ से बल लग रहा था। आपने यहां पर इन दोनों को देखा कि ये मध्य स्थिति में बने हुए हैं। ये सिंपल सी बात है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करें, अब हमने एक परिस्थिति दूसरी ली, रस्सी यूं ही थी, हमने आपके सामने एक इस तरह की पुली रखी, ए को इधर खड़ा कर दिया, बी को इधर खड़ा कर दिया, और हमने कहा कि रस्सी को खींचो, आप अपनी दिशा में खींचो, इनसे कहा कि ये अपनी दिशा में खींचे। ठीक है, तो क्या करें ऐसी स्थिति में, ये जो बल है ये इनके रिजल्टेंट दिशा में डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, क्योंकि ये पुली जो है वो इस दिशा में अपने आप को खींचता हुआ पाएगी। यही है दिशा का नियम, या तो दिशा एक्स वाई जेड होगी और नहीं होगी तो इन दोनों के बीच में होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डन हो गया? ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों ये था पूरा की पूरा आप लोगों का वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, दिशा का अध्ययन। बाकी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज लेने से कुछ उखड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं समझाऊं तो वो कैसे समझाया जाएगा एक बार के लिए उसे समझ लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों सामान्यतः वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर, वैल्यू के ऊपर इस तरह का तीर लगा दिया जाता है, पहली बात। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मिनिमम दूरी को समझाता है, मतलब ए से बी तक ट्रेवल की जा सकने वाली मिनिमम दूरी को हम डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं। ठीक है, वो किसी दिशा में होती है, ए से बी की दिशा जो है, अगर मैंने इसके ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी कि ये 1 किलोमीटर है और मैंने एरो लगा दिया, दैट मींस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये मिनिमम डिस्टेंस है जो शॉर्टकट रूप से ट्रेवल की जा सकती थी। दोबारा से समझ लीजिए, अगर मेरे से पूछा गया इस वाले उदाहरण में कि बताइए सर ए से बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर थी, ठीक बात है सर, यहां से यहां की दूरी 1 किलोमीटर थी, ये दूरी थी, लेकिन विस्थापन में अगर पूछते आप तो मैं कहता कि मिनिमम दूरी बताओ इन दोनों के बीच संभव कितनी है, तो आप आंसर कहते हैं कि सर 100 मीटर है। मैंने कहा मैं कैसे मानूं? बोले अब मान लो, क्योंकि ये मिनिमम डिस्टेंस है। ठीक बात है, चलिए तो ये हो गया मेरे प्यारे साथियों, इतना ही आपको समझना चाहिए था। इससे आगे आपको कुछ बातें और मैं अब यहीं से रिलेट करके आगे वाली सिखा रहा हूं, उन्हें सीखने का प्रयास करिए। और ये है आपके साथ में कंटिन्यूटी में ही एक फाइल मैंने और अपलोड कर दी जो कि आप लोगों को मिल भी जाएगी, ये देखिएगा। मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने आप लोगों को यहां से आगे अब एक टर्म सिखानी है, दैट इज वर्क।
3 टर्म है जो आपको सीखनी है। वर्क, वर्क का फॉर्मूला, पावर, पावर का फॉर्मूला, पावर के बाद में एनर्जी। ये 3 चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे सीखनी है। एनर्जी कौन-कौन सी होती है, यांत्रिक और गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अंतर्गत अंतर क्या होता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है। कन्वर्ट से मतलब डायनेमो का काम क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या है, माइक्रोफोन क्या करता है, लाइट। आपके जो पेपर में प्रश्न आते हैं ना, वो जनरली यहाँ से आते हैं। देखिए, आप लोग एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझ के चलिएगा, और वो क्या है कि जो आपका परीक्षा है ना, वो परीक्षा बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं पूछती है, आपसे कोई ड्राइव नहीं करवाएगी चीज। या तो आपसे सिंपल सी बात ये पूछती है कि बताएं इसकी यूनिट क्या है। दो बातें बहुत अच्छे से समझ के चला करें, बीच में थोड़ा प्रवचन देना पड़ेगा ताकि आप लोग घबराएं नहीं। जो नॉन साइंस के विद्यार्थी हैं उनको अभी से मतलब ऊपर नीचे होने लग गया होगा कि अरे बाप रे, ये तो पता नहीं ट्रायंगुलर नियम क्या बना दिया। कई तो आज रट ही डालेंगे इस बात को कि ट्रायंगुलर नियम याद करना है, फ्लेमिंग ने दिया था, ये यूं होता है, ये यूं होता है। कुछ नहीं आएगा उसमें से, कुछ भी नहीं आएगा। बेसिक चीज ध्यान रखना, आएगा एकदम फैक्ट जो आपको भी याद करना है और साइंस वाले को भी याद करना है। अगर साइंस के बहुत बड़े 30 मार्क यहाँ बैठे भी हों, उनको भी वो रटना ही पड़ेगा कि हर्ट्ज किसकी यूनिट है, पिकोमीटर किसकी यूनिट है, पिकोमीटर में कितना यूनिट होता है। वो रट्टाफिकेशन वाला जो काम है वो उनको भी करना पड़ेगा। रही बात समझ की, तो जो साइंस के समझ के सवाल आते हैं वो बहुत कम आते हैं, और वो साइंस वालों को भी नहीं आते हैं। वो समझने वाले को आते हैं, जो समझ गया वो करके आ गया। क्योंकि पेपर में ना जनरल साइंस पूछा जाता है, वो साइंस नहीं पूछा जाता जो पढ़ के आ रहे हैं आप। यानी कि 10th 12th जो हम एमएससी करके बैठे हुए हैं, एमटेक करके बैठे हुए हैं, तब भी वो साइंस पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना? तो घबराने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बेसिक बातें पूछता है परीक्षा के अंदर, और लॉजिक है इसके पीछे। लॉजिक ये है कि हर परीक्षा में अगर कल को कोई बच्चा एमए हिस्ट्री में करके बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी है कि उसकी तरह जो उसने पढ़ रखा है वैसा ही लेवल परीक्षा में पूछ लिया जाएगा। परीक्षा सबके लिए होती है, तभी उसे जनरल अवेयरनेस की परीक्षा कही जाती है। हो सकता है कि किसी एक बच्चे को एक सब्जेक्ट में एडवांटेज हो, लेकिन और सब्जेक्ट भी तो पढ़ने होंगे ना। तो जो विद्यार्थी जिस सब्जेक्ट में अच्छा है वो थोड़े दिन के लिए खुश रहता है कि ये मुझे आता है, लेकिन परीक्षा किसी एक सब्जेक्ट से नहीं निकलती। जो विद्यार्थी इस बात को समझ जाता है, एग्जाम निकाल लेता है। ठीक है ना? तो लोड मत लो। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, तो 1% भी लोड नहीं लेना है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मतलब हम पढ़ाने के लिए टीचर लोग कुछ भी पढ़ा दें। देखो, हमारी मजबूरी है गुरु, आप हमारी भी थोड़ी सी एक समस्या समझ लो। हम पढ़ाए नहीं तो फिर जस्टिफाई क्या करेंगे, हमने क्या पैसा क्यों लिया आप लोगों से, है ना? मैं ये बात बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ। लेकिन पेपर में जो बातें आती हैं, अगर वो आप पढ़ करके भी हमसे सीख जाएं कि बेटा ये बहुत ही सिंपल सी बात आती है ना? मतलब बोलने में थोड़ा सा कड़वा है ये बात, लेकिन सच्चाई है। आप लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम देख लिया। रेलवे के लिए बच्चों ने साइंस जाने कब से 2-2 3-3 साल से पढ़ी हुई है। जाने कितनी जगह से साइंस पढ़ डाली, क्या-क्या पढ़ डाला। पेपर में इतना फर्जी-फर्जी सवाल आ रहा है कि नहीं भी पढ़ता तो भी पास हो जाता। एक में नहीं, हर दिन में, और आएगा भविष्य में भी। प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड उठा के देख लो, आने वाला भी रिकॉर्ड उठा के देख लो। लेकिन ठीक है, जस्टिफाई करना होता है ना, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ के बैठा हुआ है और कंटेंट उसने पूछ रखा है 10th और 12th लेवल का ही आएगा परीक्षा में। ये थोड़ी है कि आपने एमएससी कर रखी है तो वो एमएससी लेवल का पेपर पूछ लेगा, वो 12th लेवल का ही पूछेगा। ठीक है बेटा? चलिए, वर्क के बारे में क्या है थोड़ा सा जान लीजिएगा। What is work? कार्य क्या है? When a force act on an object actually move in the direction. सिंपल सी थॉट ध्यान रखना, जो आपको समझ में आ जाएगा ना वही पेपर में आएगा। जो आपके हिसाब से रॉकेट साइंस था कि पता नहीं ये क्या है, समझ जाना, वो पेपर में आएगा ही नहीं। ये फिलोसफी जो समझ गया वो सिलेक्शन पा जाएगा। वही विद्यार्थी निपट जाते हैं जो 100 में से उन सवालों की तैयारी करते हैं। देखो, हर पेपर में 100 में से 10%, 15% सवाल ऐसे आते हैं जो किसी को नहीं आते। लेकिन कुछ विद्यार्थी अपने पूरे जीवन की तैयारी उस 10 से 15 सवाल के लिए लगा देते हैं। बाकी बचा हुआ 85 सवाल जो है ना वो छोड़ देते हैं। उसको छोड़ते हैं, ये तो कर ही लेंगे, इन 15 पे पूरा फोकस कर देते हैं, ये कभी सेलेक्ट नहीं होते। जो टफ के जो मतलब जाल में फंस गए कि ये निपटा दिए तो हमारा सारा हो जाएगा, वो मारे जाते हैं। जो विद्यार्थी समझदारी से इन 85 के पीछे पड़ गया और इन 15 को सोच के छोड़ दिया ना कि ये बेटा हमको तो नहीं आ रहा, और हमारे जैसे बहुत है जिनको नहीं आएगा, वो सिलेक्शन ले जाता है, क्योंकि वो इस 85 को घूटे मार लेता है। आप कौन से हैं ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर व्हाट इज वर्क पूछा जा रहा है। व्हेन ए फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन द वर्क इज सेड टू बी डन बाय द फोर्स। फिर से समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, वर्क कार्य है क्या। अल्टीमेटली आपसे पूछा जा रहा है कार्य है क्या। मैंने कहा कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु रखी हुई है। क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर देखने का प्रयास करें। ये जो कोई वस्तु रखी हुई है, ये टेबल है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, इस पर हमने दम लगाया, ये फोर्स लगाया हमने। ठीक है? फोर्स अभी आपको समझना नहीं है फोर्स क्या होता है, कुछ नहीं होता है। आप केवल समझिए कि आपने अपनी तरफ से ताकत लगाई। ठीक बात है? एक्चुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपने दम लगाई, और ये ऑब्जेक्ट इस ए बिंदु से, इसकी माध्य स्थिति थी एक। अब ये सुनकर के भारी सा शब्द लगा कि माध्य स्थिति थी, उस पर भी लोड मत लीजिएगा। माध्य थी कि नहीं थी छोड़ दीजिए, बीच में से हटा दीजिए इस बात को। हाँ भाई, हाँ भाई, जुम्मान जी पूछ रहे हैं विदित से क्या हालचाल है। ठीक बात है, तो मैं जुमान जी बता देंगे विदित आपको। बता दो भाई विदित, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। जुमान जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप आंसर दे दो। नहीं, जुमान जी को हम जुमान जी बना दें, बताओ। हाँ जी, तो अब हुआ क्या कि माध्य स्थिति सुन के बहुत भूकाल सा शब्द लगा। कुछ नहीं है जी, हम बोल रहे हैं कि एक बेसिक कंडीशन पकड़ लो जहां पर सारा सब कुछ एक जैसा फील होता हो। मीन मीडियन मोड हमने सुना है, मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर दिशाएं, इसको कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें, तो एक बीच का सा रास्ता अख्तियार कर लिया। दैट इज माध्य स्थिति। ठीक है? हमने क्या किया जी, इसको इसके ऊपर दम लगाया और सरका दिया, इस तरफ बी बिंदु तक सरका दिया। अब ये भी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, लगाया दम सरका दिया। सर इसको सिंपल भी समझा दो। हमने फोन को ढेला मारा, वो सरक गया। हमने कहा ठीक है, चलिए इधर की तरफ पहुंच गए। अब ये हो गए बी। आपने ए से बी तक किसी वस्तु को डिस्प्लेस किया, ये वस्तु यहां से यहां पहुंच गई आपके दम लगाने पर। ठीक है? अब यहां पर क्या होता है,
when a force act on an object, then object actually move in the direction of force, then the work is said to be done by force. तब जो मतलब कार्य है वो बल द्वारा किया गया माना जाता है। तो असल में यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर दम लगाने पर एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये डन जो है, काम जो है, ये किसने किया, फोर्स ने किया। वी कैन डिफाइन वर्क एज एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग ए मूवमेंट, यानी इसके कारण कुछ मूवमेंट हुआ है, एंड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऑब्वियस ही बात है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, वर्क क्या कहा जा रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि आपने जो दम लगाया वो, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा डी, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे प्यारे साथियों वर्क कहलाता है। महान फर्जी परिभाषा, इसमें कौन सा दिमाग लगाना था, ठीक है। अब इसके बारे में कहा गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये दिशा युक्त होकर के बात बता रहा है। एक बार के लिए इस लाइन को पढ़ करके देखिएगा, आप लोगों को यहां पर क्या कहा जा रहा है। फोर्स के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। फोर्स कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या कहा गया कि अगर यहां पर डिस्प्लेसमेंट यूज कर लिया गया है तो यहां पर डायरेक्शन जो है वो वर्क की, फोर्स की दिशा में ही हो जाएगी। ये कोई बात है क्या, कुछ सवाल ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ जी, अब यहां पर कहा जा रहा है एसआई यूनिट ऑफ जूल इज जे एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब दो बातें आ गई इसके अंदर, दिशा बता दी गई, अगर वर्क के साथ साथ तो ये वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। दिशा नहीं बताई गई, भाई एक बात बताइए, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, रुकिए, इसको बिल्कुल हटा दीजिए, मैं आपसे एक बहुत बेसिक बात पूछ रहा हूं। आपने इस प्रकार से, ध्यान से समझना, आपने इस प्रकार से ये काम करना शुरू किया, क्या करना शुरू किया मैं आपको बताता हूं। आपने यहां पर घूमना शुरू किया, एक रस्सी से बंधी हुई बकरी जो है, ये ऐसे समझते हैं, चलिएगा, एक बकरी है जो इस प्रकार से बंधी हुई है एक रस्सी से, ये बकरी रही। ये बकरी जो है, गोट जिसे आप कहते हैं, ये घूमना शुरू हुई रस्सी से बंधे बंधे अपनी रस्सी के चारों तरफ। हाँ जी, घूम ली, एक आपने रस्सी लगाई, ये घूम ली। इसने कुल कार्य कितना किया, बकरी की तो जान निकल गई, दिन भर थक गई वो तो। अब आ गई बात समझ में जिनको आनी थी, आ गई, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। बोले सर हम इतना ज्यादा घूम फिर के दौड़ दाड़ के आते हैं, हमने कहा हाँ, कोई काम नहीं करके आए आप, खाली खलियार आ गए, कोई काम ही नहीं है आपका, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ना, क्लियर, जिनको समझना था समझ गए। फार्मूला ऑफ वर्क की बात करते हैं। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना बल लगाया गया, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। बात ठीक है, हाँ जी, ये बात ही हमने अभी हाल समझाई है। ये देखिए एफ इंटू डी, डी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस के रूप में इसको माना जा रहा है। जूल की परिभाषा क्या है, तो न्यूटन इंटू मीटर कही जाती है, जूल। अब इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो बताया है। बल को जो है वो न्यूटन में नापा जा रहा है, डिस्टेंस को मीटर में नापा जा रहा है, इसको जूल कहा जाता है। बोले सर इसको याद करने का फॉर्मूला कुछ नहीं है, अब रटना है, ये चीज रटने की है। पेपर में क्या आएगा, हमने कहा पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कार्य की यूनिट क्या है, कार्य की यूनिट क्या है। अब कार्य की यूनिट क्या है तो भाई आपके सामने लिखी हुई है। अब आपसे ऊर्जा की यूनिट पूछी जाए तो कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है, वो भी बता दिया जाएगा। ये यूनिट याद करनी पड़ेगी। सर ये साइंस वालों को तो याद होती होंगी, भाई साहब मैं यूनिट पर अगर सवाल कराऊं ना, सबसे ज्यादा गलतियां साइंस वाले करते हैं उसमें, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो या तो आएगा या नहीं आएगा। दोबारा सुनिएगा, आप लोगों को आंसर या तो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं है तो कहां से आएगा, और आएगा तो रटा हुआ है। लेकिन साइंस वाले जीवन भर में इतनी यूनिट्स पढ़ लेते हैं कि उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसकी यूनिट क्या है। तो परीक्षा में साइंस वाला बच्चा भी इसको रट के जाएगा और आप भी रट के जाओगे, तो कंपटीशन तो सेम पेज पे है, कंपटीशन तो सेम पेज पे है। वो ज्यादा गलती करके आएगा, आप नहीं करके आओगे, ये समझ के चलना। क्यों, क्योंकि वो कंफ्यूज रहता है यार, ये न्यूटन है कि जूल है कि क्या है यार, ये सच्चाई है। अब जो भी विद्यार्थी अपने आप को मतलब बहुत ही बुद्धिमान समझ रहे हो कि नहीं सर मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो भैया फिर आप अपना आईक्यू लेवल चेक कराओ, शायद आप आइंस्टीन के परिवार से हैं। मैं एक सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, मैं एक उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जिसने साइंस में गोल्ड मेडल लिया, मैं एक उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं जो आईआईटी से पढ़ के पास आउट हुआ है ना। बाकी आप आइंस्टीन के परिवार से हो तो शायद मैं आपके बारे में चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक सामान्य विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या कह रहा हूं, आप सेम पेज पे हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको रट मारना, घोट मारना, यही सवाल समझ में आना है, ठीक है। चलिए, when both force and displacement are in same direction positive work is done, obvious ही बात है, दोनों एक ही दिशा में है तो पॉजिटिव वर्क है। when force act in a direction opposite to the direction of displacement the work done is negative। ये कोई बताने की बात है क्या, मतलब क्या हो रहा है, आपने कहा कि भाई एक ट्रेन सामने से आ रही है, इस पर आप जो है आगे से धक्का लगाओ, ट्रेन यूं आ रही है, आप इधर से लगा रहे हो, तो भैया आप उल्टा कर रहे हो ना, जिस तरफ से वो आ रही है उसका मूवमेंट ट्रेन का तो यूं आ रहा है, आप इधर से लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका जो कार्य है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की दिशा में नहीं है ना, तो आप नेगेटिव कार्य कर रहे हो, सिंपल सी बात है। हाँ ये बात सही है कि ट्रेन लपेट देगी, नहीं नहीं मतलब ठीक है ना, जैसे आइंस्टीन के परिवार से कुछ लोग होंगे तो कुछ रजनीकांत के परिवार से भी तो होंगे, वो नेगेटिव वर्क कर सकते हैं, समझ गए आप बात। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, उलट देगा चीजों को, लेकिन कार्य नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई फिर अगेन मैं वही कहूंगा, इसमें कुछ भी नहीं था। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कांस्टेंट फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जो मैंने इतनी देर से आपको समझाया, इस पाथ पर निर्भर नहीं करती कि आपने कौन सा रास्ता ट्रेवल किया ए से बी तक जाने में, वो एंड पोजीशंस की बात करती है, सिंपल सी बात है।
इसमें कोई फिर अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम आपको समझा दिए। यहाँ पर एक ही बात को यहाँ पर घुमा फिरा करके फोटो फाटो के माध्यम से हमारी टीम ने समझाने का प्रयास किया है, पढ़ने भर दिए हैं आप लोगों के लिए, मतलब कुछ नहीं निकला है, ठीक है। ये था मेरे प्यारे साथियों, कल शक्ति के दर्शन करा देंगे आपको, नवरात्र की स्थापना हो जाएगी, शक्ति और एनर्जी कल थोड़ा सा पढ़ा देंगे, इतना सा आपको पढ़ना। और बताइए, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि उन्होंने कुछ भेजा है, देख लेते हैं। विनीत ने कुछ भेजा है। दीपक विश्व लिख रहे हैं, सर आप बहुत प्यारे हो भाई साहब, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया करूं। अच्छा विदित चौहान, अरे हाँ आप तो पंक्तियां लिखते हो ना। बैठे एक दिन एक उलझा पहलू लेकर, ना जाने कब कितने मसले सुलझ गए, जिंदगी के एक मुद्दे पर समाधान मांगा, ना जाने दर्द के कितने किस्से उलझ गए। हाँ यार, ये तो आपकी पंक्तियां शायद मैंने पहले भी शेयर की हैं विदित, है ना। क्लास में मैंने आपकी पंक्तियां शेयर की हैं, ये अच्छा लिखते हैं विदित चौहान जो है, काफी सही लिखते हैं अपनी क्लास में, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। देख लीजिएगा, बैठे एक दिन एक उलझा पहलू लेकर, ना जाने कब कितने मसले सुलझ गए, जिंदगी के एक मुद्दे पर समाधान मांगा, ना जाने दर्द के कितने किस्से उलझ गए। बहुत ही बढ़िया भैया। हालांकि हम लोगों को शेरो शायरी और ये पंक्तियां वगैरह ज्यादा आती नहीं है, लेकिन भाई जो लिखा है ना, बहुत ही राइमिंग के साथ है, बढ़िया लिखा है गुरु, ठीक है। चलो, हाँ जी, किसी की कोई भी दर्द समस्या परेशानी हो तो बताएं। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर यूपीएससी में ऑप्शनल है साइंस, तो भी इतना ही पढ़ना पड़ता है क्या। सुनीता बानो, बेटा साइंस ऑप्शनल मत लेना, समझदारी इसमें है, बाकी आपका बहुत मन है तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, ठीक है, अपडेट में डाल देंगे। हाँ, ल्यूसेंट टाइप का नॉलेज आता है, सिंपल सी बात यही है, ठीक है। प्लीज एक बात बताएं, मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप पढूं या शुरू से अभी। उदय बेटा साइंस ना भी पढ़ो ना तो जाकर के बढ़िया से वो कुछ फैक्चुअल डेटा बेटा टाइप के हमने साइंस में दिया है ना केमिस्ट्री वाले, वो पढ़ जाना, और थोड़ा बहुत जो है मतलब फैक्चुअल डेटा जो है ना वहां से पढ़ जाना गुरु, एनटीपीसी में कुछ पूछ ही नहीं रहा है। जुमान जी कह रहे हैं सर एक बार मुझे जुमान जी बना दो, मैं जू घूम लूंगा। तो तुम्हें जू में वैसे ही बंद कर देता हूँ ना जुमान जी। सर आपका चश्मा कितने का यार गुरु, मतलब ये है क्या, मतलब थोड़ा सा बताओगे। सागर का साथी हो गया जुमान जी। हाँ हाँ, जैनुद्दीन लोग मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, बताइए, ठीक है। आप मेरा रिप्लाई नहीं देते। अब भैया कौन है आप, मैं आपको पहचान भी नहीं रहा हूँ। रिचा बेटा किस चीज का रिप्लाई, आप मैसेज लिख दीजिए प्लीज, जल्दबाजी बेटा निकल गया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। ममता जैन, आपकी तरह कैसे बने बताओ ना गुरुजी। बेटा मुझसे अच्छा बनना है तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा जैसा बनोगे मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं आपको। आपको मुझसे सीख के आगे जाना है ना। ये काम तो मैं कर चुका हूँ, आपको मुझसे आगे जाने की तैयारी करनी है। ममता, टीचर के लिए सबसे बड़ी सक्सेस इस बात में है कि उसके बच्चे जो है वो उससे आगे निकले, उसके पढ़ाए हुए स्टूडेंट उससे आगे निकले, है ना। बस आप पढ़िए सिंसियरली, एक ही काम है जो आपको सिंसियरली कर लेना चाहिए, और वो इतना सा है कि जो भी आप पढ़ें, जो भी आप अपने आप से वादा करें, उसे पूरा करने के लिए जितना भी संभव हो जी जान लगा के जुट जाए। 4 AM वाली पीडीएफ डाल दी गुरु। मोहम्मद अरमान अंसारी, जुड़ा हूं लेकिन कल से लाइव पढ़ना शुरू किया है, बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैं काम छोड़कर ओनली पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बेटा अमन अरमान, बहुत बढ़िया। जुमान जी लिख रहा है 7 महीने में पहली बार मेरा नाम लिया है, ये भी बहुत सही है। हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं 15 महीने हो गए, 15 महीने में बोर नहीं हुए क्या आप लोग पढ़ते पढ़ते यार, मुझसे इतने दिन से पढ़ रहे हो, बोरियत नहीं हुई है। वाह यार, चलो इतना तो अच्छा है, नहीं तो ऐसा होता है ना कि टीचर से पढ़ते पढ़ते कि कोई ना कोई तो चीज बिगाड़ेंगे सर। चलो बहुत ही अच्छा है, पता ही नहीं चलता है, बहुत बढ़िया। प्लीज सर पीडीएफ बिल्कुल दे देंगे भैया, बिल्कुल दे देंगे। ऋषिकेश गुरु जी एनटीपीसी एग्जाम बेकार गया, हेल्थ खराब हो गया था एग्जाम में। ऋषिकेश कोई बात नहीं बेटा, जो डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है उसके लिए दुखी भी नहीं होना है, दुखी उस चीज के लिए होना है आप पढ़ते ही नहीं तो दुख होने की बात थी, है ना बेटा। आपकी तबियत खराब हो गई, कोई भी ऐसा मसला हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो इसका मतलब है कि नियति को ये चीज मंजूर नहीं थी, और नियति से कोई भी नहीं लड़ना चाहिए, किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए। हो सकता है ईश्वर को आपके लिए कुछ और अच्छा मंजूर हो, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि दुनिया ईश्वर को हमसे बहुत कुछ अलग मंजूर होता है, परेशान नहीं होना है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मिलते हैं आपसे, टेक केयर।